बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। एक और सुबह के सब नाजरीन को हंसते हुए हम लोग इसलिए आए, मैंने से क्या, मैंने कहा कोट तो मुझे दे दो यार, मतलब लिटरली लड़के पहनते होते हैं, कोट तो मुझे दे दो, मेरे पास क्यों कोट मेरा सूट अच्छा नहीं लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है, प्यारी लग रही है। जेब से हाथ निकाले, जेब से हाथ निकाले। क्यों निकालूं? स्कूल में जेब से हाथ नहीं डालते होता है, वो याद? असेंबली नहीं हो रही इसलिए मैं जेब में हाथ डालती। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि जब बचपन में हम जाया करते थे तो ऐसे ही मामा आपको तैयार करके, आपके बाल बना के, आपको सही साफ सुथरा करके स्कूल भेजा करती थी। वो वक्त आज मुझे याद आया इस वजह से, क्योंकि मैं जब आज पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में एक जगह है, मैं वहाँ से गुजर के आ रहा था तो मैंने क्या देखा है कि एक बहुत खूबसूरत माँ जो है वो खड़ी हुई, उससे इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट ना हाथ में उठाया हुआ, बच्ची ने बैग उठाया हुआ और सड़क क्रॉस करने के लिए वेट कर रही थी कि आए और वो सड़क क्रॉस करें, और उन्हें इतना बड़ा। तो मुझे याद आया कि जब भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते तो मैंने कभी प्रोजेक्ट उठाया नहीं, वो मेरी अम्मा उठाती होती थी, क्योंकि हमारे हाथ में बैग होता था इतना वजनी, क्योंकि माशाल्लाह हमने एक मन का बैग भी तो लेके जाना है वहाँ पे। और एक ही दिन में हमने पीएचडी भी करनी होती है। अच्छा खैर, मेरा नाम है हुमायूं ज़ेब अब्बासी है, मैं हलीमा जुल्फ़िकार हूँ। बातों के सिलसिले को कंटिन्यू करते, मुझे नहीं वैसे समझ आता कि बच्चों के बैग जो है वो इतने भारी क्यों होते हैं, और मुझे तरस आता है पेरेंट्स पे भी कि वो बेचारे जो है बच्चों के बैग उठा उठा के लेके जा रहे होते हैं, बच्चों से नहीं उठाए जा रहे होते हैं। लिटरली कुछ दिन पहले, कुछ ऐसा पहले मैंने शायद एक 3-4 क्लास के बच्चे का बैग उठाया और हुमायूं मुझसे वो बैग नहीं उठाया जा रहा था। मैं सोच रही थी कि ये बच्चा जो है ना ऐसे काम भी नहीं करती ना, इसलिए बैग कैसे उठा के लेके जाता होगा। अच्छा एक और बात मुझे याद आई कि हमारे स्कूल्स जो थे ना उनमें एक ग्राउंड होता था, जैसे एंट्री होती थी पे ग्राउंड होता था, उसके बाद क्लासरूम्स जो है वो आते थे। वही गेट था? नहीं, एग्जिट का गेट और था। हाँ, हमारा भी एग्जिट का गेट और था। तो फिर क्लासरूम्स होते थे, लेकिन अब जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो थोड़ी करीब करीब आ गई, ग्राउंड जो है वो कम हो गए। शायद ये भी वजह है कि बच्चे बेचारे उठा लेते हैं, वरना एक टाइम ऐसा था मेरे स्कूल में कि मुझसे नहीं उठाया जाता था। फिर ख़ास तौर पे टायर्स वाले बैग हमने ख़रीदने शुरू किए थे कि टायर्स वाले जो है ना वो घसीटते घसीटते लेके जाएंगे। क्यों बच्चों के इतने वज़नी? दैट इज़ वेरी राइट। अच्छा मैं तुम्हें तो अब मैं बात करना शुरू की हलीमा, तो अच्छे जूते पहने में, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा मैं जब सोच रहा था अल्लाह ताला मेरी अम्मा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अब तो मेरे ख्याल में सबको अंदाज़ा हो गया कि मेरी जो फर्स्ट मदर है शी इज़ नॉट अलाइव द वन, मैं जेनेटिकली जिनका बेटा हूँ, बट मेरी दूसरी अम्मी है। और यकीन माने बड़ा अक्सर ये आज मौका है तो चलो बात कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि जी आपकी दूसरी अम्मी है, तो मुझे लोग कहते हैं अच्छा प्यार करती है, तो ये जुमला मुझे बड़ा दुखता था। मैंने कहा यार ये फ़र्क हम लोगों ने रखा हुआ है सबसे ज़्यादा। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी नहीं पता चला। आज अम्मा मेरे लिए सुबह उन्होंने देसी घी का पराठा उन्होंने मेरे लिए बनाया, देसी घी में उन्होंने मेरे लिए हाफ फ्राई अंडा बनाया, उन्होंने दलिया बनाया। तो मैं जब कपड़े, क्योंकि रात को मैंने दिए। अच्छा ये तीनों चीज़ें आपने खाई हैं, देसी घी का पराठा, अंडा और दलिया? हाँ। मैंने आज बढ़ाया नाश्तों के, मैं थोड़ा कम खाता हूँ, मुझे भूख लगती है। अच्छा। तो हुआ ये कि मैंने ना रात को रखी पैंट और शर्ट, मैंने कहा क्योंकि वो रह गई थी, आप लेट बताती हैं हमेशा की तरह कि क्या पहनना है आपने, तो मैंने बाहर जो मूड़ा पता है क्या होता है? मूड़ा ही कहते हैं ना इसको उर्दू में भी, केन का जो बना हुआ होता है। हाँ, वो मूड़ा था, तो मैंने मूड़े पे रख दी चीजें। तो मैंने कहा यार ये, मैंने कहा वरा इसको ना पानी में गीला कर देना, क्योंकि अब्बू सामने बैठे हुए थे और रात थी। ये नहीं बोल सकता था कि प्रेस कर देना। बताओ क्यों? क्योंकि बिजली का बहुत ज्यादा क्योंकि गरीब तो है ना भाई, गरीब तो है। 11 बजे के बाद जो है ना इस्त्री खोल सकते हैं। हाँ, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा वरा इसको ना पानी में गीला कर देना। तो मेरी अम्मी इतनी कोई सादी है, उनको नहीं समझे, वरा को समझ आ गई। तो अब बाहर पे सुबह उठो देखा बाहर पड़े हुए, तो मैंने कहा अम्मा कर ही देने थे इस्त्री। कहते तुमने धोने के लिए नहीं कहा था, गीले कर दो। शुक्र करो कि उन्होंने गीले नहीं कर दिए, वरना मैं क्या बनता। अच्छा हुमायूं जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि उनके घर में एक इस किस्म का माहौल है। लोग इस तरह की फैमिलीज़ को, जिस तरह हुमायूं ने कहा, हमेशा ये सोचते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी होती है उनको कि कैसे रिलेशनशिप्स होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप जो है वो अगर किसी के साथ इस तरह हो कि सेकंड मदर हो तो बुरा ही हो। आज जहाँ आप वहाँ में तो बुरा ही हो। हुमायूं का रिलेशनशिप जो है वो अपने घर वालों के साथ माशाल्लाह इंडिविजुअली भी हर किसी के साथ बहुत अच्छा है और कलेक्टिवली तो है ही है। मदर्स की जहाँ तक बात की जाए, मुझे ये लगता है, मैं सिर्फ मदर्स को नहीं कहूँगी, पेरेंट्स का मुझे लगता है कि जब वो एक दफ़ा पेरेंट्स बन जाते हैं तो ये एक ऐसी जॉब है जो उनकी कभी पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। और उसको मैं कभी कभी जब मैं अपने घर में बैठी होती हूँ तो मैं ये भी कहती हूँ कि एक थैंकलेस जॉब है।
कि कभी भी उनको उस तरह से प्रेज़ नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। माँओं को फिर भी मैं कहूँगी कि बच्चे प्रेज़ करते हैं, मैं भी अपनी मामा को बहुत प्रेज़ करती हूँ। उनको पप्पियाँ झप्पियाँ, हर बंदे का प्यार करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, तो हम लोग तो बहुत फ़िज़िकल टच पे बिलीव रखते हैं, मेरी पूरी फैमिली, तो हम बहुत पप्पियाँ झप्पियाँ सब कुछ करते हैं। होती है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो अम्मी है ना, वो जिस तरह माँ कहती थी बस कर दो, बस कर दो, चिपक गई। मैं बताती हूँ। आपको एक ड्रामा याद होगा, हमारे बचपन में आता था, जिसमें बुशरा अंसारी ने एक कैरेक्टर प्ले किया था साइमा चौधरी का। अच्छा, तब वो पुराना ड्रामा था कोई? सुनो ना, मतलब वो उसकी जो फर्स्ट सीरीज शुरू हुई थी वो हमारे बचपन में हुई थी शायद। हाँ, आपने देखा ना उस वक्त, मतलब जब ज्यादा मशहूर हुआ तो आपका टाइम का होगा। तो उसमें जो साइमा चौधरी का कैरेक्टर था वो मशहूर था पप्पियों के लिए, कि वो बहुत कस के पप्पियाँ करती थी। तो मेरा खानदान में अगर आप कह लेंगे कोई साइमा चौधरी तो वो मेरी मामा है, क्योंकि उनकी जो पप्पी होती है ना, उसका जो मार्क होता है वो हर किसी के ऊपर होता है। और अक्सर जो है वो आप हुमायूं से भी मिलके उनको करना पड़ेगा। और अक्सर जो है ना, कभी कभी मेरे मतलब मेरे जो हस्बैंड है उनको आदत नहीं है इस तरह की। अच्छा, वैसे हाँ, ठीक है। उनकी अम्मी इस तरह, वो उनकी अम्मी वो वाली हैं कि वो कहती हैं कि मतलब पीछे हट जाओ, मत करो। हाँ, क्योंकि मंसूर उन्हें कर रहे होते हैं तो वो कहती हैं बस कर दो, प्लीज़ बस कर दो। तो अक्सर ना मंसूर, जब हम लोगों की नई नई शादी हुई तो मंसूर मुझे ना वापस आते हुए कह रहे होते थे कि आंटी ने ना मुझे गर्दन में भी कर दिए। तो मेरे देखो अब नज़र तो नहीं आ रही, मतलब वो साफ़ करते हुए आ रहे होते थे, और मुझे तो अब याद ही नहीं रहता कि मैंने साफ़ भी करनी है, और मैं बड़ी प्राउडली उसको फिर रखती भी हूँ। अच्छा हलीमा, मैं वो भी था जो हाथ पकड़ के नहीं रोड पे चल रहे होते माँ का, मैं मुझे क्या कहते थे, ये उंगली वाला बच्चा है। कि मैं अम्मी की उंगली पकड़ के, और मैं हर वक्त माँ के, मतलब the one who is always attached to his mother, मतलब मैं ऐसे जुड़ा होता था अपनी माँ के साथ। और मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं माँ के बगैर कभी ज़िंदगी में रह लूँगा। लेकिन ज़िंदगी के कुछ पहलू हैं जो साथ साथ चलते रहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम ये बंदा नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी के ये दौर चलते रहते हैं, यकीनन हमें याद आती है, हर पल में उनकी याद आती है। और मेरी जो दूसरी मामा है, वो आज भी, मैं जब जा रहा होता तो वो ग्रिल पे खड़ी होती है, मैं उससे कहता हूँ अम्मा क्यों खड़ी होती हैं आप? तो जब तक मैं चला नहीं जाता वो वहाँ खड़ी रहती है और मुझे देखती रहती है। उनकी आदत बनी हुई है। और वो माशाल्लाह, पर कोई बात नहीं, वो जब आप जन्नत में जाएंगे ना, शी विल बी वेटिंग फॉर यू इंशाल्लाह। यस, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एहसास है कि अगर मुझे पहली ना लेके गई तो दूसरी तो जन्नत में ले जाएगी। कोई दोनों में से कोई एक जरा मुलाकात करके मुझे जन्नत में इंशाल्लाह ताला ले जाएंगे। एंट्री करा लेंगे आपकी, फिर रिश्तों से लड़ना शुरू हो जाएंगी कि हमारे बगैर नहीं रह सकता। तो अच्छा, मैं एक बड़ी बुरी आदत थी हलीमा मुझे, कि मैं जब मेरे ना बाल हमेशा फौजी कट, तो पता है क्या होता है, मेरा फौजी कट होता था। ठीक है, साइडों से बिल्कुल ऊपर से भी छोटे होते हैं, लेकिन साइडों से बहुत छोटे होते हैं। अब मेरी अम्मी नाई के पास खड़ी होती थी, ठीक है, और वो नकाब करती थी, तो ऐसे खड़ी हुई, ना वो अंदर आ रही है ना वो बाहर आ रही है, वो पर्दा है जिंदगी का उनके। और वो से कह रही नहीं भाई गलत नहीं ऊपर से काटे नहीं, तो वो बेचारा से अजाब में होता कि फिर आ गई है बीबी और ये इन्होंने मेरा। अच्छा, मेरी मामा जो है ना वो कहती थी कि बहुत लंबे बाल बचपन में नहीं होने चाहिए, ये इधर तक हो, क्योंकि बहुत लंबे बाल जब आप बचपन में रख लेते हैं ना, तो फिर जब आप बड़े होते हैं तो बाल कमजोर हो जाते हैं। तो शायद वो उनकी स्ट्रैटेजी ठीक भी थी। अब हमारे बाल लंबे हुए हैं, अब हम रो रहे हैं, आंसू टप टप बह रहे हैं और बाल कट रहे हैं, क्योंकि मामा ने उसको बंदे को कह दिया कि बाल इतने काटने हैं। अब हमारा दिल नहीं करा। फिर एक दफ़ा मेरी खाला आई छोटी वाली, तो उनसे हमने सिफारिश कराई, उन्होंने मामा को कि तुझे क्या मसला है, बच्चियों को अगर बाल लंबे रखने तो रख ले। तो मामा ने कहा नहीं, मुझे लंबे बाल खुद भी पसंद है, लेकिन ये जब बड़ी होंगी ना तो फिर इन्हें एहसास होगा कि अब इनके बाल, और वाकई अब हम माशाल्लाह चारों बहनों के बाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं अम्मा के जब मेरी अम्मी सुबह कंघी करती थी ना, तो मैं अम्मा को ना ये दिस वेस्ट लाइन पे उनको यहाँ से पकड़ता था, तो यहाँ से पकड़ के मैं ऐसे खड़ा होता था, और फिर मेरे बाल बनाया करती थी, और फिर मैं जो है ना वो से प्रॉपर बाल एक मांग निकाल के मेरे यहाँ से इधर से, वो चीर कहते हैं उसको, चीर निकालते थे। आपने आज हमें कॉल करनी है, थैंक यू, मांग भी कहते हैं हम, चीर कहते हैं, चीर निकाल। नहीं, हम तो मांग कहते हैं। पहाड़ी भी कह रहा हूँ ना यार, आप गाँव के लोग हैं यार, क्या मसला है भाई आपको? चीर, हम चीर कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने कॉल करनी है, आज आपने हमें बताना है कि आप अपनी मामा के साथ कैसे आपका रिश्ता था, बचपन में आपने क्या किया, चाहे आपकी उम्र 60-70 साल की होगी हो, बेशक आप 80 साल के हो गए हो, लेकिन आपने आज हमें कॉल करनी है। तो मतलब हो सकता है हुमायूं एक दिन कहते कि मैं मर चुकी हूँ, मेरी रूह यहाँ पे खड़ी हुई है, ये तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, है ना? पर इंशाल्लाह ताला हम सबसे पूछेंगे, या फखर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, या फरहाद भाई भी मौजूद है, जिनकी उम्र तकरीबन 60-65 के करीब है। हम इन लोगों से पूछेंगे कि इनका बचपन कैसा गुजरा, इनका माँ के साथ रिलेशनशिप कैसा था। एक और बच्चा यहाँ पे उसामा जो हाथ खा रहा है, पता नहीं क्यों खा रहा है वो हाथ, ये पता नहीं बच्चों को क्या आदत है यार ये हाथ खाने की। अच्छा, ये मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं वापस आके इसका किस्सा सुना। हाँ, अरे तुमने अंगूठा
नहीं, मेरी अम्मा इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा सख्त है और वो मतलब हम में से किसी ने भी, हमें पता था कि नाखून ही कट जाएंगे अगर उंगलियां ही कट जाएंगी। मैं नाखून खाता भी था। नहीं, मैंने नाखून खाए भी हैं, मैं ऐसे करके खा के मुझे बड़ा बहुत तौबा मामा इस इंसान के मामलों में बहुत सख्त है। और कभी कभी जब कोई खा रहा होता था ना तो वो उसको कहने लग जाती थी कि मुंह में डालो हाथ। अच्छा, ये जो कहते हैं, ये जो अंगूठा चूसते हैं ना, उनके दांत भी बाहर होते हैं थोड़ा सा, जैसे हम देखे मेरे थोड़े से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दांत बहुत अच्छे हैं। मेरे दांत अच्छे, मुझे ठीक आ रही है, मुझे लग रहा है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट। बीच में आप चीख भी कर लीजिएगा अच्छी तरह से, तो कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू द शो। मैं कहने लगी थी मंसूर मैं और हुमायूं शिद्दत चेक की है आपने मेरे उस इमेज की, और आपने मेरा असल में मैं इतना ज्यादा उनका नाम लेती हूँ कि आप कॉल करके बताएं कि हुमायूं में कितना अक्स है, कितनी इंटेंसिटी है हुमायूं के अंदर। किस चीज की? आई डोंट नो, पर है। मेरा माइंड जो है ना किसी और नाम को प्रोसेस करने में कुछ सेकंड लगाता है। आई एम रियली सॉरी। मैंने किया मक्खन स्लाइस। मक्खन और स्लाइस और बस एक स्लाइस पे मक्खन लगाया तुमने। हाँ। तुम खाकर आ गई। हाँ। डोंट टेल मी। और तुम खाना कब खाओगी जाके? मैं 1-1:30 बजे तक इंशाल्लाह खाना खाऊंगी। ये कौन लोग हैं भाई? ये कौन, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, ये कौन लोग हैं और ये कौन लोग हैं जो देसी घी का पराठा, अंडा और दलिया तीनों चीजें खा के आते हैं और फिर भी उनको लगता है जैसे उन्होंने 1 महीने से रोजा रखा हुआ है। मुझे क्या भाई, क्या हल्की सी लग पड़ी है वैसे, पता है? उफ, तौबा इस्तगफार। अच्छा, मैं आपके लिए नाश्ता अच्छा करना चाहिए हलीमा, डोंट यू थिंक? नाश्ता हेल्दी करना चाहिए। आई थिंक मैंने वैसे मैं दलिया बना के रखती हूँ, लेकिन कल रात को मैंने नहीं बनाया तो इसलिए मुझे आपने मुझे कॉल करके बताना कुछ डिफरेंट चीज आप खा रहे हैं, मतलब हलवा पूड़ी और इसके अलावा समथिंग। आई डोंट नो, मुझे यही पता है कि लोग ब्रेड खाते हैं, पराठा खाते हैं, दलिया खाते हैं, इसके अलावा कोई कुछ लोग होते हैं चावल भी खा लेते हैं। मुझे इतना पसंद है कि मैं अगर हूँ तो मैं खा लेती हूँ नाश्ते में। अच्छा, चने चावल खा लेती हूँ। चने चावल सुबह? हाँ है हसनैन भाई, सुबह? हाँ, बेहतरीन लगते हैं। अच्छा, मतलब एक बड़े मजे की बात, तो इससे पहले हम गेस्ट के पास जाए, तो मेरी बहन जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करी थी ना, तो वो मुझे कहती है कि इनकम कितनी है एंड ऑल दैट, और क्योंकि वो उसकी मेरिट स्कॉलरशिप थी, तो मैं उस वक्त बना रहा था, स्टेक बना रहा था। एक साइड पे चूल्हे पे चावल लगे हुए थे, मैंने चावल अपने उबाल रहा था, दूसरी तरफ मैं स्टेक बना रहा था, दोनों चूल्हों पे चीज़ें लगी हुई थी। मैं वाज वेयरिंग अ टैंक टॉप, पसीने में मैं सारा काम जल्दी सब कुछ। अम्मा उससे पहले दलिया बना के चली गई, तो मैंने कहा अम्मा मैंने खुद बनाना है, मैंने आपको नहीं करना। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, मेरी एक तस्वीर लेके भेज दो, तो मैं फौरन स्कॉलरशिप मुझे कह रहा देखो कितना भाई मेरी मुशक्कत कर रहा है, कितने हालात खराब है कि वो खुद काम कर रहा है। ये मिल सकता है वैसे इस बात पे स्कॉलरशिप। हाँ, लेकिन अगर आप अपने घर का बिल भेज देंगे ना बिजली का तो नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप, इसलिए यार हमारा बहुत काम आता है हलीमा। अच्छा, बिकॉज हमारे घर में बहुत सिर्फ शायद एक नहीं, हमारे घर में किसी कोई भी नहीं लगाता। अच्छा, हम सबको एलर्जी है। ओहो, बिकॉज हम मैं तरस खा सकती हूँ इस बात पे आप पे। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको आप देख के सोचते हैं कि ये हरफन मौला है। हर सब्जेक्ट ऑफ लाइफ में अगर उन्होंने कभी उसको किया है, छुआ है या उसके करीब से गुजरे हैं या उसमें कुछ करने की कोशिश की है तो वो उसकी पीक पे गए हैं। कुछ ऐसी शख्सियात जब हमें मिलती हैं तो वो हमें इंस्पायर करती हैं, क्योंकि हम भी ये सोचते हैं कि हमने एक चीज़ करनी शुरू की है और उसी में हम बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार टाइम नहीं मिल रहा ये करने का, इसको अपना पैशन बनाने का उस तरह से टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन बहुत सारे लोग हुमायूं जब वो एज अ मदर अपना रोल प्ले करते हैं तब भी वो लोगों के लिए एक आपको क्या कहना चाहिए एक मशाल राह बन जाते हैं। जब वो अपनी काम करना शुरू करते हैं तब भी वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन के लिए वो इंस्पिरेशन होते हैं कि हाँ भाई हमने भी जब मदर के रोल में आना है तो हमने ऐसी माँ बनना है जिनके बच्चे भी कामयाब हो। वन थिंग जो आपने इतना प्यारा लफ्ज बोला हरफन मौला, मतलब मैंने उनसे जिस बारे में बात की उनको उस बारे में नॉलेज थी। हम ऑफ द रिकॉर्ड हम मेकअप रूम में हमेशा अपने गेस्ट से बात करते हैं। ये हलीमा और मेरा रिचुअल है कि हमने बात करनी है, हमने हंसना है, उनको तंग करना है थोड़ा सा उनको। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन उनसे जब हम बात की, आप ग्रूमिंग की बात कर लें, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात कर लें, आप बिजनेसेस की बात कर लें, आप पेरेंटिंग की बात कर लें, आप सब कुछ उनसे जानेंगे। तो आज बड़े मज़ेदार गुफ्तगू होने लगी है क्योंकि मज़े की बातें करती हैं और दिल खोल के बातें करती हैं। हमारे साथ मौजूद है राबिया राहील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो
थैंक यू फॉर इतना प्यारा आपने इंट्रो करवाया मेरा कि मेरा ही दिल खुश हो गया सुबह सुबह। आप ये डिजर्व करती हैं। आपने इतना खूबसूरत तैयार होके जो हमारा दिल खुश किया है ना, तो उसके बाद ये इंट्रो तो बनता था। हलीमा, हमारा पहला सवाल जो रिचुअल होता है, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह हाँ, ये है कि मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ समहाउ, लेकिन ये कि फजर के बाद मैं सो जाती हूँ। मैं तकरीबन उठ जाती हूँ 8:30-9 बजे तक। क्या आप अर्ली राइजर नहीं हैं? हाँ, मतलब मेरा है कि 6 बजे कोई उठे तो वो अर्ली राइजर है। तो मेरा सिर्फ ये होता है कि रात को ज़ाहिर मैं सोती ही कोई 1-2 बजे हूँ, फिर मैं 3:30 फिर उठ जाती हूँ, फिर तहज्जुद नमाज फिर करते, फिर उसके बाद फिर सोती हूँ। तो मेरे पास 2 घंटे। हमें और हमारे कॉलर्स को याद रखना है। आपने कहना जितने और सबके कॉलर्स हैं और हमायूं हलीमा के साथ जितने लोग, इनको भी कर दें, आप ऐड कर दें। नहीं, सबको, पूरे पाकिस्तान मेरे दुआओं में है जी। अच्छा राबिया, मुझे बताएं कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ज़िंदगी में एक ही काम करते हैं और कभी कभी सोचते हैं कि ये भी हमसे सही तरह नहीं हो रहा। टाइम मैनेजमेंट कामयाबी के लिए कितनी ज़रूरी है ताकि आप हर काम उसके वक्त पे कर सकें? जिस तरह आप कह रही हैं कि जी मैं 8 बजे, 8 साढ़े 8 को भी आप थोड़ा लेट कंसिडर कर रही हैं, उठ जाती हैं, उसके बाद पूरा दिन आपको 1 मिनट भी नहीं मिलता कि आप आराम कर सकें या आप कोई और काम कर सकें या किसी चीज़ के बारे में सोच सकें। जिस कहते हैं ना, खाली दिमाग जो शैतान का घर है। तो टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव जगह पे अपनी एनर्जी सर्व करें, तो फिर आप सारे काम कर सकते हैं। 24 घंटे इतने भी कम नहीं होते। बड़ा प्यारा आपने क्वेश्चन किया ये, और इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी क्योंकि यही एक चीज़ है जिस पे मेरा एक फोकस होता है। और सब मुझे ये कहते हैं कि आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं। मेरी लाइफ में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए अगर एक घंटा मतलब बहुत है कि 5 मिनट भी मुझे ये लग रहा है ना कि मेरा एम्प्टी माइंड है एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी, मेरा टाइम गुजर रहा है, वेस्ट ये क्या कर रही हूँ मैं बैठ नहीं सकती। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल के देखें, अगर मैं अभी सुबह घर है, सुबह को जब मैं उठती हूँ तो ऑब्वियसली आपको कुछ चीज़ें घर में भी देखनी होती हैं। फिर उसके बाद लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, जो कि वो देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे तुम कितना सपोर्ट करती हो अभी, क्योंकि देख के विक्ट्री का साइन बना दे अपने शौहर के लिए। ये विक्ट्री कि वो वाकई नहीं, ही इज़ वेरी सपोर्टिव माशाल्लाह। लेकिन मैं सुबह पहले नो डाउट कि मैं प्रॉपर घर को टाइम भी देती थी, लेकिन अब मैं जिस तरह मेरी इस वक्त बिजी लाइफ हो चुकी है, मैं घर को नहीं टाइम दे पा रही। थोड़ा देती हूँ, लेकिन जब भी टाइम होता है तो मैं ज़रूर अपने घर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा एक बेटा है, हम 3 लोग हैं घर में। एक ही बेटा? मेरा एक ही बेटा है जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा एक ही बेटा है, तो वो भी सुबह निकल जाता है, हम तीनों निकल जाते हैं, तो हमारा घर बंद होता है। तो ऑब्वियसली जब घर बंद है तो फिर पीछे मैंने किसके लिए क्या करना है ना। तो लेकिन शाम को जब हम आते हैं तो जिस तरह भी होता है, हम अपना अपना सब एक जैसे हमें लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम बाहर ही रह रहे हैं, कि अपना अपना सब काम करें। बेटा भी अपना रूम देख रहा है, मैं अपना देख रही हूँ, हस्बैंड, हम तीनों मिल के काम करते हैं। प्लस ये कि मेरा जहाँ तक बाकी मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंटीरियर, वो मेरा ऑफिस है। फिर उसके अलावा आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ इस्लामाबाद वुमेन चेंबर एज वेल, आपको मैंने बताया। उनकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी वर्कशॉप्स हो रही हैं, कभी हमारे इंटीरियर के विजिट्स हो रहे हैं। सब चीज़ों को मैं सुबह उठ के, मेरा एक होता है कि मैं अपना एक स्केड्यूल ज़रूर बनाती हूँ और मुझे पता होता है कि किस टाइम पे कहाँ जाना है और किस तरह। और एक एक चीज़ जब तक मेरे पास सुबह उठने का मकसद नहीं है, मैं रात को वो सोच के बड़ी एक्साइटमेंट में सोती हूँ कि मैंने सुबह उठना है, और सुबह से रात 12 बजे तक मेरा टाइम में कहाँ पे ऐसा है जो मैं वेस्ट कर रही हूँ, और जो वेस्ट हो रहा है उसमें व्हाट आई वांट कि मैं उसमें NLP की काउंसलिंग करती हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये आप जैसे लोग और मुझ जैसे लोग और हलीमा, हम लोग बड़े हाइपर एक्टिव है। जैसे मुझसे भी 1 मिनट भी जब मैं फारिग होता हूँ ना, बड़े मज़े की बात हुई। कल मैंने अपने दोस्त ऑस्ट्रेलिया में होता है, मैंने उससे बात की। मैंने कहा यार मुझे एक जगह से ऑफर आई, स्कूल से, निजी स्कूल से, डिबेट कोच की। तो मैंने कहा इट्स गुड मनी, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कर लूँ। कहते तो करोगे कब? तो बस टाइम नहीं। मैंने कहा मेरी ऑफिस से ब्रेक होती है, तो कहते हैं एक काम करना, वो बड़ा उससे मजाक कह रहा है, कोई बाथरूम साफ करने के लिए टाइम निकले तो वो भी तुम उसके लिए, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क, आई डोंट वॉन्ट 1 मिनट शुड गो वेस्ट। इसी से अब आपको मैं लेके जाऊंगा आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग पे जी। हम सबसे पहले घर में घुसते हैं तो सबसे पहले आता है जी आपका टीवी लाउंज, सबसे पहला आपका वो आता है। अभी राबिया के लिए वो बिल्कुल खाली पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब आप बताएं कि अगर घर बैठी जो खवातीन है जो देख रही हैं, उस टीवी लाउंज में शुरुआत कहाँ से, क्या होना चाहिए, किस जगह पे क्या पड़ा होना चाहिए। टेलीविजन, क्योंकि यूजुअली लकड़ी की अलमारी बनी होती है, हम लोग उस पर रख लेते हैं, क्या वो ठीक है, लकड़ी की अलमारी बनानी चाहिए कि नहीं। एक टीवी लाउंज खाली पड़ा है, राबिया उसको कैसे देखती है, शुरुआत करें और हमें समझाएं, हमें वो पिक्चर दिखाएं कि क्या क्या हो सकता है। और मुझे पता है बड़ी खूबसूरत पिक्चर उतरवाएंगी, आई एम श्योर। अच्छा, अब देखें, सबसे पहली चीज़ तो आपको कलर स्कीमिंग देखनी है। नंबर 1 कि आपका अगर स्मॉल रूम है
तो उसको आप किस तरह लाइटर टोन में लेके जाएं। वैसे नॉर्मली लोग समझते हैं कि डार्कर टोन छोटे कमरे में आप देंगे तो छोटा लगता है कमरा, ऐसा नहीं है। अच्छा। जी, अच्छा। छोटे नहीं, कमरे हमने में तो डार्क बचपन से यही सुना है। नहीं, अगर आप छोटे कमरे में एक एक्सेंट वॉल देंगे डार्कर टोन में तो वो और बड़ी लगेगी। एक्सेंट इज लाइक कि आप कोई एक फीचर वॉल जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर आप डार्क कलर दे दें, एक जैसे कि अगर आपका एक फीचर वॉल इज LCD इन लिविंग रूम, फीचर वॉल इसलिए क्योंकि फोकल जो एक चीज होती है ना, जो मेन हम उसको कहते हैं जिस पे नजर जाती है आपकी, तो वो है LCD वो सेंटर। हाँ, एक वो होती है LCD और एक होती है आपकी जहाँ पे मेन आपका एक सोफा पड़ा होता है, एक वो फीचर जहाँ पे आपकी पिक्चर या आप सेल्फी ले रहे होते हैं या आपने बैठना होता है, तो आपका बैकग्राउंड शुड बी वेरी आई कैचिंग। ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास बहुत पैसे हैं या आपने महंगी चीज़ें लानी है और फिर लगानी है तो वही इनहेंस होगा। हम लो कॉस्ट पे भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक यू कैन यूज़ द कलर्स। अच्छा, उसके पैलेट्स होते हैं, कलर कॉम्बो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस आपका उसके साथ फर्नीचर कैसा जा रहा है। अगर छोटा कमरे, हम छोटे की बात करते हैं, लाइक स्मॉल में एक साइज़ हम माइंड में रख लेते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 12 बाई 18। हाँ, तो ठीक है, चलिए। हाँ, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्टूडियो में, ये अब आपका एक लिविंग रूम है, तो ऑब्वियसली अब हमने यहाँ सीट रखी, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास बड़ी स्पेस किधर है। बड़ी स्पेस जहाँ पर है वहाँ LCD कभी भी नहीं लगाई जाती। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है, छोटी स्पेस जो आपकी है उधर आप LCD लगाएंगे। वो क्यों? क्योंकि आपको देखिए, लिविंग रूम में सिटिंग जो है ना, आपकी कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप एक बड़ी वॉल पे LCD लगाते हैं और आपके पास एक छोटी वॉल है, उस पे आप 2 सीटर 3 सीटर सोफा रख देते हैं, तो वो रूम तो बिल्कुल ही छोटा हो गया ना आपका। अब ये आपकी जिस तरह ये बड़ी वॉल है, अब ये छोटी वॉल है, हम इसको देख रहे हैं तो हम इसको LCD वॉल, लेकिन इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इट्स वेरी ह्यूज वॉल, तो इसको हम बीच में LCD को एक बिल्कुल मिनिमल डिजाइन के साथ लेके जाएं। लेफ्ट राइट पे भी हम कहीं से, क्योंकि हर वक्त टीवी नहीं चलता है आजकल, LCD वगैरह कोई हर वक्त तो नहीं देखता है, आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल पे होते हैं, तो यहाँ पे आप साइड पे सिटिंग दे सकते हैं। नेटफ्लिक्स के दीवाने हैं, हम तो टीवी पे नेटफ्लिक्स लगा के बैठ जाते हैं। चले, फिर सम टाइम गेस्ट आ गए या आप वैसे बैठे हैं नॉर्मली नहीं, अगर आप यूज करें, लेकिन आपको यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सिटिंग कितनी होनी चाहिए, कैपेसिटी, और ये नहीं कि एकदम ही सोफे आपने डाल दिए हैं बड़ा। उसमें आजकल कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइंस बहुत चल रहे हैं। कॉन्टेम्प्रेरी मीन कि अब आपका जिस तरह ये एक हमने इसकी बात करते हैं कि आपने 2 कलर्स इधर कॉम्बो हमने यहाँ डाला हुआ है। जी बिल्कुल, 3-4 में भी हम जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उसके कलर व्हील के साथ हम चलते हैं। और प्लस ये है कि अगर हमने कोई एक मॉडर्न हाई चेयर्स रख दी हैं तो उसके साथ कोई मिनिमल एक अच्छा सा सोफा स्मार्ट में रख दिए। 2 चीज़ें अगर आपने थोड़ी ऑब्जेक्ट ऐसा है कि बड़ा कॉफी चेयर डार्क है तो उसको लाइट में ले जाएं। और आपका सबसे एक ये दूसरी चीज़ है, थर्ड थिंग इज़ लाइक कि आपका ट्रैफिक फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से लोगों ने गुजर के किसी गुजरना है। अब आपका जो लिविंग होता है वो मेन में होता है, उसमें डोर्स बहुत होते हैं, ठंडे ना लग रहे हो सोफे हाँ, उसमें आपने देखा होगा उसमें दरवाजे बहुत होते हैं लिविंग में, किचन का भी हो जाता है, बेडरूम का भी आ जाता है, इतने दरवाजे होते हैं कि हमारे पास वो स्पेस ही नहीं बचती है कि किधर रखें चीज, किधर डिजाइन करें, क्योंकि हर दीवार पे तो एक दरवाजा है। हमारे यहाँ पे अब नए जो डिजाइन हैं उसमें जरा हम लोग इसको जरूर देख रहे हैं कि आर्किटेक्चरिंग में कि डोर्स जितने भी हैं उनको कम से कम हम यूटिलाइजेशन बाहर की तरफ करें, कॉरिडोर में दे दें, सेपरेट कर दें थोड़ा सा लाउंज को। तो उस पे ये है कि आपकी ट्रैफिक फ्लो, कलर स्कीमिंग, फर्नीचर सिलेक्शन और LCD वॉल, ये 4 चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लिविंग रूम में हमेशा व्हाट आई वांट के एक आपका जो है ना लाइट इफेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो एम्बियंस नहीं दिया लाइट के साथ और सफ़ेद लाइटें वाइट कलर की लगा दी हैं इतना प्यारा इंटीरियर करके, तो वो सब स्पॉइल्ड है। आपको लगता है वार्म लाइट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वार्म। अच्छा, मैंने आपसे एक और सवाल पूछना, जो राइट बत्ती के नीचे आप सोफ़ा रख देते हैं, मुझे नहीं, ये पागलपन है कि आप राइट के अगेंस्ट मेरे ख्याल में सोफा रखते हैं। देखिए, लाइट SMD लाइट सीलिंग पे लग रही हैं, ठीक है, जो कि वार्म में आ रही है। ज्यादातर होता ये कि वो हम लोग देख कैसे रहे हैं कि सीलिंग्स ऐसी आ गई हैं जिसमें सिर्फ ग्लो आ रहा है। नहीं, कभी-कभी सीलिंग में नहीं होता, दीवार पर तो हम कॉलर लेते हैं या फिर हम दीवार के ऊपर जो एक लाइट लगी हुई होती है वो तो इनकी टिपिकल लगाते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं याहिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग तो सुबह तरोताजा कर देते हैं हमारी। और ये आपके पहले गेस्ट को सलाम हो। देखिए, बात पता है कि आप लोग ना खाम का इस बत्ती के पीछे पड़े रहते हैं। अगर ये 2-4 पराठे 10-15 2-4 अंडे खा लेते तो ऐसी कौन सी बुरी बात है यार।
थैंक यू याया। कोई बुरी बात नहीं है याया, असल में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अंडर द लाइन्स एक दूसरे को कह रहे होते हैं। मैं और हुमायूं अक्सर एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। वो मुझे, मैं कॉफ़ी पीती हूँ सुबह सुबह और हुमायूं चाय पीते हैं, तो वो मुझे उस पर तंग कर रहे होते हैं और मैं उनको पराठे पे कर रही होती हूँ। पर यही नोक-झोंक तो हमें मजा देती है असल में बात। जी, और ये बड़ी नेचुरल लोग जो कि अक्सर आप जब भी किसी जगह पे जाते हैं ना कहीं प्रोग्राम करने, तो कहते हैं आप हमें आपकी नोक झोंक चाहिए आप, और हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं अल्लाह ताला की केमिस्ट्री आपकी कायम। और अच्छा एक पहली बात आज मैं करना चाहूँ, आपकी जो डिजाइनर है आपको सूट दे, मोंटेरो या ऐसी कुछ नाम है ना उसका, जी जी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ। और मेरे ख्याल में टर्किश बेस्ड शायद है। जी जी, टर्किश ब्रांड है। बड़ी रिसर्च है भाई याया की, गूगल का ये फायदा होता है। थैंक यू याया, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने कहा इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो आपको रोज कपड़े दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे सारे अपने हैं, मेरी अम्मी को शुक्रिया और अब्बू को कर दें आप चले ही गए मेरे के इतना अच्छा बेटा उन्होंने पैदा किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एनीवे खैर आपकी गेस्ट को सलाम हो। देखिए मेरे इनसे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये सवाल है कि माशाल्लाह शी इज मैनेजिंग, अच्छी चीजें मैनेज कर रही हैं, नमाज भी पढ़ रही हैं, काम भी कर रही हैं। अब मेरा सवाल ये है कि देखिए मोस्टली जो डिजाइनर का कॉन्सेप्ट आता है ना, ये कॉन्सेप्ट आता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग जो है ना वो ज़ाहिर एक हाई फाई किस्म के लोग करते हैं, एलीट क्लास करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, चलो मेरा घर समझो 120 गज का है, तो आप अगर किसी एक छोटी क्लास के लोगों के लिए डिजाइन करती हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग कर देती हैं उनकी बजट के मुताबिक। दूसरा एक जो सवाल है कि देखिए बात ये है कि आजकल एक्चुअली इतनी फ्रीक्वेंटली चीजें चेंज होती है ना कि अब 1 साल 2 साल में अंदर वो जो चीजें चेंज होती है, फिर वी हैव टू चेंज इट एवरी यानी हर 2 ईयर्स के बाद। तो आप कोई ऐसा कोई कहता है कि जी मुझे ऐसा डिजाइनिंग करके दे दें कि जो मेरा सस्टेन कर सकूं, थोड़े ज्यादा अरसे चला सकूं, आई कांट अफोर्ड सो मच। तो ये इनके लिए भी कुछ आप करती हैं? ये मेरा एक सवाल है। दूसरा और आखिरी सवाल ये है कि वही सवाल है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी ये दोनों सामने बैठे हुए हैं और इनकी डिजाइनिंग हुई हुई है, तो आप अगर आप हो तो आप मेजर चेंज क्या करेंगे इस डिजाइन सेट? ठीक है, थैंक यू, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। हमने भी जो है ना कल एक चेंजिंग की है, पता नहीं आप लोगों को नजर आ रही है या नहीं आ रही है। हमने जी घास ऐड कर लिए, क्यारी बना ली है खूबसूरत सी, और घास उसमें नजर आ रही है। अब आप लोगों को पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा कॉलर हमारे साथ हुमैरा भी वैसे दूर से नजर नहीं आ रही है मुझे लग रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है, लेकिन वैसे करीब से हुमैरा क्या हाल चाल है लाहौरियो? हेलो लाहौरियो कितने हो तुसी? हेलो, जितनी मेरे एक्साइटमेंट से कॉल उठाइए ना। कोई बात नहीं, अब दोबारा आएगी तो आप दोबारा कॉल उठा लीजिए। अच्छा एक चीज़ इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, प्लीज़ हवा थोड़ी तेज़ कर दें। शो की नहीं हाँ। मैंने एक सवाल पूछा, हवा तेज़ हो थोड़ी। मेरा जो घर है उसमें लाउंज 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि लाउंज की लुक एक बहुत बढ़िया आती है। इतना बड़ा लाउंज होगा कि आप इस सेट को और उस सेट को जो हमारे सामने नज़र आ रहा है उसको मिला लें तो लाउंज है। लेकिन उसका जो बहुत बड़ा एक मसला है वो ये, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक बहुत बड़ा मसला है वो ये कि उसके बीच में से पैसेज गुजर रहा है। अच्छा, टू आपने उसको सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड हो, कॉरिडोर निकल रहा है, कॉरिडोर निकल रहा है। आप ये समझ लें, मतलब हमने तो उसको एक एम्बियंस इस तरह का रखा था कि वो बड़ा नजर आए, लेकिन अब वो जो उसके बीच में से पैसेज गुजरा है उसकी वजह से वो 2 पोर्शंस में डिवाइड है। और हमेशा से हमारे लाउंज का सिर्फ एक ही पोर्शन इस्तेमाल होता है और दूसरा इस्तेमाल ही नहीं होता। तो अगर हम दोनों अंधेरे में पड़ा रहता है या फिर उसके जो सोफे हैं उनका कपड़ा हमेशा नया ही रहता है, और जो इधर वाले उनका हम 10 दफ़ा फोम भी चेंज करा चुके हैं, कपड़ा भी, मतलब ये वाला पार्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उन दोनों को किस तरह से इस्तेमाल करें? बहुत सारे लोग हमें बहुत पेंडू मशवरे देते हैं कि आप इधर दीवार लगा के इसको कमरा बना लें। कमरा क्यों बनाएं, हमें ज़रूरत ही नहीं है कमरे की। तो उन दोनों चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है? अच्छा, आपका लिविंग और दोनों ही लिविंग आप लेना चाह रहे हैं या ये ड्राइंग एंड लिविंग है? नो दोनों लिविंग है। अच्छा, ड्राइंग रूम इट्स टोटली सेपरेट। देखिए फिर उसमें 2 चीज़ें ये हो सकती हैं कि आप या तो उसको कंबाइन एक लिविंग रूम में ऐसा करें कि एक में सिटिंग हो और एक में आपका LCD
लगा लें, ठीक है। सिटिंग के साथ कॉम्बो इस तरह हो सकता है, मुझे ये नहीं आइडिया कि आपका कॉरिडोर बीच में क्या ये एक ही फ्लोर पे है कि स्टेप डाउन भी है कोई? एक ही फ्लोर। अच्छा, एक ही फ्लोर है, तो उसके अंदर देखिए उसको सेग्रीगेट तो ये हुआ हुआ है क्योंकि कॉरिडोर है, वी कैन नॉट यूज पार्टीशन कर दिया उसने। पार्टीशन हम अगर करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर रूम आपके सेपरेट हो जाएंगे। अगर आपने उसको ओपननेस ही दिखानी है तो उसको आप एक को मीडिया रूम भी बना सकते हैं। मीडिया मीन के प्रॉपर जैसे मूवी, बच्चे, थिएटर, चीजें, गेमिंग, आप उसको बना दें क्योंकि उसके लिए हाँ, तो इसके लिए आपको ज्यादातर लोग बेसमेंट को यूज करते हैं, लेकिन हम फिर वही साइड यूज कर रहे हैं ना, ये साइड। साइड लेकिन आपकी देखिए सिटिंग वहाँ पे इतनी कंफर्टेबल वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे इट शुड बी अ सेपरेट गेमिंग जोन या जिसमें आपको स्टडी या कोई ऐसी चीज। जंग के समामे में एक कॉल लेना चाहूंगा। यहाँ पे जंग शुरू हो चुकी है, छिड़ चुकी है। यहाँ पे हम लेंगे कॉलर जी हुमैरा हमारे साथ है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, कितने चले गए सी तुसी में इन्नियां आवाज़ां दित्तियां? हाय अल्लाह भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, गुड वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। इन्नियां आवाज़ां दित्तियां मैं कि लाहौरियो किथे गए तुसी? मैं ना अपनी मदर इन लॉ ਨੂੰ दरअसल चाय दे रही सी, ਉਹ बड़े कहते ਮੈਨੂੰ चाय दे दे, मैं नाल प्रोग्राम देखूंगी नाल। वाह 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 वाह, ये पता है हम लोग ना सबसे दरखास्त कर रहे हैं कि चाय शाय लेके नाश्ता वाश्ता लेके बैठा करें। आपकी सास को बहुत सारा प्यार बैठे रहते हैं हमारे शो के चक्कर में। मैंने मदर के बारे में बात करनी थी। देखिए जब मेरी शादी हुई है ना, मेरी इतनी दोस्ती अपनी मम्मा से नहीं थी जितनी मेरी दोस्ती अपनी मदर इन लॉ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये वो शो देख रही है इसलिए कह रही हैं आप ताकि आसानियां हो जिंदगी में आगे भी? नहीं आसानियों वाली बात नहीं है, वैसे ही हमारी बहुत दोस्ती है। माशाल्लाह, आप बार बार ना कहीं नजर भी लग जाती होती है लोगों की। हाँ ये तो है, लोगों की नजर लग जाती है, लेकिन मुझे शौक है ना मैं बताऊं कि देखिए जरूरी नहीं है मुआशरे में सास को बदनाम किया जाता है। क्या बात की आपने, क्या बात की। लेकिन सास ने अपनी एक लाइफ और अपनी एक जिंदगी गुजारी होती है, वो उस तरीके से वो कहती हैं जी मैं अपनी बहू को भी इस तरह अच्छे से। आपको अपनी सास की सबसे प्यारी बात क्या लगती है? मुश्किल तो नहीं है सवाल, ऐसे मुझे लगा। नहीं, उनकी सबसे प्यारी बात पता है ये लगती है, जब मैं उनको तंग करते ना कहते दूर लाना। हाय सदके नहीं आती तो बहुत सारा प्यार उनके लिए। हाँ जी, ये मेरे बेटे अब्दुल वहीद का और ना शीजा अर्शिया का नाम ले ले प्लीज। अब्दुल वहीद और शीजा। कितनी दफा लेना है? 11 दफा? नहीं एक दफा। अब्दुल वहीद और शीजा अर्शिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। आपकी मामा भी बहुत अच्छी। आंटी का भी नाम भाई। आंटी कौन? सास आपकी? सास का। हाँ जी, आज आप चेंज कर लें, उनको मामा कहना शुरू कर दें, फौरन मामा। मैं पता नहीं उनको क्या के 136 नाम लेती हूँ। गुस्से में क्या कहती हैं? गुस्से में कुछ गुस्सा आता ही नहीं है, गुस्सा मेरी जिंदगी में है ही नहीं। अच्छा, आपकी सास का क्या नाम है? हुमैरा। उनका नाम है रुबीना शाहीन और वो बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखती हैं। रुबीना आंटी को जी बहुत सलाम मेरे लिए, और हुमायूं को दुआओं में याद रखें। हमें आप जैसे लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारा शो देखते हैं, लेकिन प्लीज नाश्ता करके देखना। यार मैं तो ये नहीं कहूँगा आपको दुआओं के लिए, मैं कहूँगा रुबीना बाजी, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप इतनी बड़ी होंगी। तो रुबीना बाजी लाहौर चलना है, लिबर्टी मार्केट कोई कपड़े शपड़े लेके आए दोनों में और आप बंदा ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ शॉपिंग ये लिबर्टी जो है ना, ये हमारे जैसे मॉडर्न लोग जाते हैं जो सही लाहौरी है ना, वो लिबर्टी कोई नहीं। चलो अनारकली चलते हैं जी। मेरी गल सुनो, मैं हैगी फैसलाबाद ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਸਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਰ ਮਿਲੀ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣੇ, टोटे बाजार जाना है, टोटे ते कपड़े चुकांगे। ठीक हो गया? ठीक है, ओके। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैदान जंग में दोबारा से शामिल होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैदान जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहाँ पे राबिया और हलीमा की एक मुसलसल जंग और तकरार जारी है। इसी में आपको हमारी कोई जंग और तकरार हो रही है, हम तो एक दूसरे को समझाने की कोशिश, हाँ बात पूछ रही है, मैं उसको गाइड कर रही हूँ। उसको जंग क्यों कहना है, ज़रूर नेगेटिव उसमें लेके जाना है, हमने बताना है कि जंग है। हम इसको ये क्यों नहीं कह सकते कि हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम नोट एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे अब आपने खबरदार सवाल पूछा। मेरा सवाल है, अगर आप सवाल में मेरी आई, ठीक है, आप अगर मेरे सवाल के बीच बेटा पूछ लो। अच्छा ठीक है। अब मेरा सवाल वैसे आपसे, ये एक अदद घर में कमरा होता है जिसे मैं फौत कमरा कहता हूँ। वो एक इस तरह होना है कि जब वहाँ पर कोई नहीं जाता, जिसमें कपड़े सूखते हैं। जैसे ही मेहमान आएंगे वो बत्तियां उसकी ऑन होंगी और वहाँ पर उनको बिठाया जाए। वो ड्राइंग रूम होता है। वो ड्राइंग रूम होता है। क्या अब भी रिवाज है ड्राइंग रूम्स का, कि या अब लाउंज को इस तरह आप डिजाइन करते हैं कि मेहमान वहीं पर आके बैठे? क्योंकि बात सुने, गली के बंदे तो उठ के आपके ड्राइंग रूम में नहीं आएंगे ना, रिश्तेदार ही आ रहे हैं ड्राइंग रूम में। आजकल देखिए लोग आपको कॉल करके आते हैं सबसे पहले, और आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है कि मुंह उठा के पूरा खानदान पहुंच रहा है। अगर फैमिली आ रही है, फैमिली फ्रेंड ज्यादातर ना आजकल ट्रेंड ही हो गया कि चलो बाहर मिलते हैं, घर तो बहुत कम लोग बुलाते हैं, ठीक हो गया। तो अब जो घर बुलाते हैं, जिनका है ट्रेंड जो कि घर में खाना करें, तो उन्होंने एक फॉर्मल अपना एक एरिया रखा हुआ है जिसमें डाइनिंग है जी, लेआउट हो गया, एक लिविंग रूम हो गया, एक रिलैक्सिंग, उसमें बैठे हैं। उसमें क्या है, ज़्यादातर आपने खाना लेआउट करना है, आपने नेटफ्लिक्स लगा दिया या कोई गाने लगा दिए और बैठ गए, रिलैक्स हो गए, हंस लिए, बोल लिए, चले गए। तो उसमें ड्राइंग रूम अब मेजॉरिटी लोग नहीं बना रहे। ड्राइंग रूम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनका वडेरा सिस्टम है, जिनका कोई गांव बैकग्राउंड फ्रॉम विलेज, अगर या जिनका फैमिली बिजनेस और जिसमें मर्द और खवातीन का अलग सिस्टम है कि मर्द हजरात आए तो ड्राइंग रूम खोल दो, वो आके बैठे। हमारा तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से बिजनेस के जो लोग होते हैं ना, वो उनके इससे कोई ना कोई नहीं, आप उनके तो लिए हाई होता प्रोफाइल है। अमीर है ना, हम जो छोटे लोग हैं, हम मतलब जो हम आम लोग हैं, जो आम जनता है, हम लोग, हमारे घर में जब मर्द हजरात आते तो मेरे गांव में तो हमारे ड्राइंग रूम तो मैं ये बता रही हूँ, उन लोगों के लिए तो आपका डिफरेंट होता है। अब उसको जैसे दुबई में या उधर आप देखें मिडिल ईस्ट में, उनकी मजलिस होती है, उसको मजलिस कहते हैं। तो यहाँ पे भी बड़ा ट्रेंड आ गया मजलिस का। अभी बहुत से लोग हमसे जब डिजाइन करते हैं, वो कहते हैं जी मैम हमें मजलिस का डिजाइन। तो रबिया वो कैसा होता है? रबिया वो कैसा होता है? अच्छा, कॉलर ले लें पहले, वो काफी देर से इंतजार कर रही है। कशिफ राना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे मिजाज? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, गला आपने ठीक किया, मुझे लगा ठीक ठाक करने के लिए मैं आपको फोन जिस तरह बंदा कहता नहीं अभी तुम्हारी तबीयत दुरुस्त करते हैं जरा। वो ना मेरी तबीयत ना दुरुस्त कीजिएगा, मेरी तबीयत ऑलरेडी दुरुस्त ही है। क्यों, क्या हुआ है आपकी तबीयत को? नहीं बस वो नहीं, मैंने कहा ठीक हूँ। काशिफ साहब ने तो कुछ नहीं कर दिया, काशिफ साहब ने तबीयत तो नहीं दुरुस्त कर दी, राना साहब ने। नहीं राणा साहब वो भी सो गए थे, बच्चों को स्कूल भेज के अभी भी उठे हैं। अच्छा चलो, अच्छा चले, बच्चे शुक्र स्कूल चले गए। मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी अभी कॉल आई थी हमारा की, वो बता रही थी कि वो फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। हाँ, उनकी सास फैसलाबाद से नहीं, उन्होंने कहा मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी, तो वो मैं ये कहना चाह रही थी कि फैसलाबाद की जो जमीन है ना, वो जुगतों के हिसाब से बड़ी जरखेज है। वो भी बड़ी फनी बातें कर रही थी, तो इस हवाले से मैं अपना एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाह रही थी आपसे, जी अगर इजाजत हो। जरूर जरूर जी, हमने मना करना है तो आपको कौन सा मना होना है? जरूर आपने सुना है? मैं ये कहना चाह रही थी कि फैसलाबाद में चाहे कोई बंदा किसी पोस्ट पे बैठा है या आम बंदा, वो जुआ जरूर मारता है। मैं शादी से पहले की बात है वाकया, ये मैं फारिग थी, ग्रेजुएशन के पेपर दिए, तो मैं फ्री थी, तो मैंने कहा चलो जॉब कर लेते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। मैं एक जगह जॉब के लिए गई, तो लकीली मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई, मैं चली गई। तो वहाँ जो साहब बराजमान थे, तो उन्होंने कहा कि क्या क्वालिफिकेशन है आपकी मैम? मैंने कहा सर साहब मैंने ग्रेजुएशन किया था। मैंने कहा सर मैंने ग्रेजुएशन किया। कहते ग्रेजुएशन करके शो मारती हैं, आपके जितनी तो हमारी बकरियां पड़ी हुई हैं। मुझे इतनी इंसल्ट फील हुई। मैंने कहा अच्छा जॉब मिले ना मिले, इस बंदे को मैंने जवाब जरूर दे के जाना है। आप और जवाब ना दें, ऐसा हो सकता है हुमायूं और कशफ जवाब ना दें, ये मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल सही समझे। तो मैंने कहा सर एक्सक्यूज मी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ। कहते मैंने बड़ा कॉलर जा रहे, मैंने जी MBA किया हुआ है। अच्छा। मैं सर MBA करके शो मारते हैं, आपके जितना तो हमारा तोता पड़ा हुआ है, वो तो प्रोफेसर रह चुका है। कश्यप लिखना छोड़ दे, कश्यप लिखना छोड़ दे, आप लिखना छोड़ दे। आज मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, छोड़ दें, आप छोड़ दें। कश्यप मुझे एक बात तो बताएं, आपके बच्चे कितने हैं?
मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। आपके बच्चों के साथ आपकी मुझे लगता है बड़ी बॉन्डिंग और दोस्ती होगी। हाँ जी, वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह। और और हुमायूं, आपने एक सियासी सा बयान दिया था कि आप व्हाट्सएप नंबर देंगे अपना कोई। हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं, वो सियासी बयान नहीं है, दीदी, हम हम एक लोग दो दे दिन रहे में हैं। चला देंगे हम इंशाल्लाह। 1-2 दिन में इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे नंबर चलाएंगे, और अगर आप हमें बुलाना चाहे अपने शहर में, हम यकीन माने हम आपके यकीनन शहर भी आ आएंगे, जाएंगे। क्योंकि पता है क्या, व्हाट्सएप नंबर हम वो देना चाह रहे हैं कशिफ जो सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए ही हो, जिस पे आप लोग ही हमें मैसेजेस कर सके। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन आप वेट करें, हम व्हाट्सएप नंबर चला देंगे। डन। मैं तो इतनी दफा आपको क्या किया कि साथी में प्लीज आए। नहीं नहीं नहीं, आप बस फाइनल हो गया ना, आप फाइनल आपने कमेटी को डाली हुई है, गोश्त शोश जमा किया हुआ है, क्योंकि देखिए खर्चा तो ज्यादा होगा जब हलीमा और मैं जब आएंगे। हुमायूं आएंगे कोई मसला नहीं। मुझे तो आप दाल साग में खिला देंगे, मैं खा लूंगी। और हुमायूं, आप जो टोटों की बात कर रहे थे, टोटे भी यकीन से मिलकर खरीदते, कैसे बड़ा मजा आता है टोटे खरीदने। हम राबिया को भी साथ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच कशिफ फॉर कॉलिंग। सारी खवातीन की एक जैसी जो चीजें हैं वो बाहर आना शुरू हो गई, टोटे खरीदने के जो टोटे, मशहूर है ना। हाँ। हाँ ठीक है। जायदा नूरे चकवाल से। चकवाल से अस्सलाम क्या वालेकुम। हाल है चकवालियों, कैसे हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। जायदा आंटी, मैं ना कुछ अरसे पहले गया, वालेकुम सलाम, आपको सुबह खैर, मैं चकवाल गया था, एक दोस्त की शादी थी। ओए होए होए, क्या खूबसूरती है चकवाल में, क्या सब्जा है, मजा आ गया। उस जगह का नाम था, बड़ा कुछ अजीब सा नाम था, मुझे याद आता है, मैं आपको नाम बताता हूँ उसका, उस गाँव का नाम, और बहुत खूबसूरत जगह थी, मजा आ गया मुझे चकवाल जाके। अच्छा गाँव, हम तो चकवाल में रह रहे हैं, अनवाराबाद जगह का नाम है, जहाँ की चकवाल की पहलवान रेवड़ी बहुत मशहूर है, वो हमारे रिलेटिव। हमें तो ना पता चला आज तक रेवड़ी का, ना किसी ने खिलाई, ना किसी ने भेजी। इंशाल्लाह जरूर पहुँचाऊंगी। आपका प्रोग्राम मैं रोजाना देखती हूँ, सुबह नाश्ता करके मैं और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत आराम से देखती हूँ। यकीन करें इतना आपको और आपके हस्बैंड चले जाते हो, देखता कौन है प्रोग्राम? नहीं, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना। वो चले जाते हैं, फिर आप देखती हैं। जी, तो मैं आराम से देखती हूँ, उनको बताती हूँ भाई मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो आप प्लीज जल्दी जाएं। तो फिर मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम, फिर मैं रिपीट में भी देखती हूँ। इतना मजा आता है बेटा आप दोनों को देख के, आप मेरे बच्चों जैसे हैं दोनों माशाल्लाह। तो बहुत बहुत मजा आता है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम। जायदा आंटी, आपने अब ये करना है कि जैसे प्रोग्राम सुबह 9 बजे लगे, 5 मिनट पहले आपने छत पे खड़े होना है, आवाज लगानी है, एक और सुबह लगने लगा, खवातीनों हजरात सब अपना अपना टीवी इज्तिमाई तौर पर ऑन कर लें। जी जी, मैं सबको बता रही हूँ कि ये मैं, मेरी बहू भी मेरे साथ होती, मैं उसको भी बताती हूँ सुबह प्रोग्राम देखो, बेटियों को भी कहती हूँ। सुबह रात को मैं अपनी बेटी को कही थी कि सुबह आपने जरूर देखना ये प्रोग्राम। सदके बहुत तो बहुत मैं हलीमा को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ हज की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तो दूसरी बार हज के लिए जाने लगी, आप तो देर होगी आपको, इंशाल्लाह जाने लगी इंशाल्लाह। इस दफा 40 दिनों के लिए नंबर जो नहीं मिलता बेटा, आज भी मैं सुबह से जब से आपका प्रोग्राम मिला तो मैं मिला रही थी, तो कोई बात नहीं, शुक्र है मिल गया। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा बहुत, इंशाल्लाह सब हमारी दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह रोजाना कॉल करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये प्यार बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप भी कभी कोई डिज़ाइन करती होंगी, कोई चीज़ बनाती होंगी, तो जब अप्रिसिएशन मिल जाए तो मेरे ख्याल में मॉनेटरी वैल्यू शायद पीछे रह जाती है, फिर अप्रिसिएशन टेक्स द लीड। मैंने आपसे पूछा था जो एक ड्राइंग रूम का जो सीन है उसको ख़त्म कर दिया गया है कि यार अब ड्राइंग रूम नहीं होना चाहिए, अब लाउंज को ही आप ऐसा डिज़ाइन करें, उसी को एक्सटेंड कर दें कि वही आपका सारा कुछ हो। अब नाउ कमिंग बैक टू द रूम, ठीक है, आपने कहा कि वो नहीं है। एक पहला सवाल वो भी साथ में ऐड कीजिएगा कि हमने भी गलती से कर दिया था कि जो जैसे ट्यूब लाइट लगी हुई, अब सीलिंग पे लाइट बहुत कम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। ट्यूब लाइट्स का ज़माना है, या वार्म लाइट है, बल्ब लगा हुआ है, शैंडलियर है छोटा सा, ये जो भी है, तो वो लगा हुआ है, तो सोफ़ा उसके राइट नीचे है। तो ये होता है कि जब व्हेन यू टेकिंग ए पिक्चर ऑल्सो, या आपके सामने टीवी भी लगा हुआ है, तो ट्यूब लाइट का अक्स टीवी पे पड़ रहा होता है। तो एक तो वो सेंस बता दे, दूसरा अ रूम ऑफ एन एडल्ट, जो शादीशुदा कपल है, उनका रूम कैसा होना चाहिए? क्योंकि हमें आज भी जहेज़ पता नहीं क्यों आता है, आता तो है, वो चाहे गिफ्ट दे देते, वो बड़ी बहस है, उसके पे नहीं पड़ते, लेकिन एक कमरे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्या बर्तनों की अलमारी अभी भी लकड़ी की एक होनी चाहिए? क्या लोहे की वो अलमारी जिसमें कपड़े टांगने हैं वो भी होनी चाहिए? तो ये ज़रा आपने आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें।
नहीं देखें, डिपेंड पहले वाला, करता है वो ट्यूबलाइट वाला बताइए। ट्यूबलाइट देखिए, लाइट इफेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अब वो ट्यूबलाइट्स वैसे ज़्यादातर तो अब हम यूज़ भी नहीं करते। मैंने तो खैर अपने प्रोजेक्ट में आज तक कभी शायद कोई ट्यूबलाइट लगाई ही नहीं है। तो उसमें हम लोग SMD लाइट्स या ग्लो लाइट्स, फ्लोर लैम्प, साइड लैम्प्स, इस तरह की हैंगिंग सीलिंग से लाइट्स हम उसको यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। और ये जो आ गया ना वॉल के ऊपर वॉल माउंटेड लाइट्स, वो भी एक वॉर्म में होती हैं, एक ब्यूटिफिकेशन, इतने खूबसूरत डिज़ाइंस आजकल आ गए हैं कि उसके साथ हम लोग वॉल माउंटेड लाइट्स लगा सकते हैं। लाइट इफेक्ट आपका जो है वो आपको बैलेंस रखना है। अगर आपने कहीं हैंगिंग दे दी है नीचे, अगर आपने नीचे फ्लोर लैम्प भी दे दिया है, फिर आपने साइड लैम्प भी दे दिया है, SMD लाइट्स भी दे दी हैं, तो ये सब चीज़ें इकट्ठी नहीं चलती। अगर आप हैंगिंग दे रहे हैं तो आपके साइड लैम्प्स आप निकल जाएंगे। आपके साइड लैम्प्स अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप हैंगिंग नहीं देंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कॉर्नर्स को डिज़ाइन कर लें। तो प्लस दूसरी चीज़ आपने कहा कि रूम का जो अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आप जो कपल वाला रूम है ना, इसका डिटेल में बताएं, क्योंकि आजकल हर किसी की शादी होती है, हर लड़की चाहती है, हर लड़का चाहता है कि उसका रूम बड़ा खूबसूरत हो। आपने जरा थॉटफुल प्रोसेस बताना, और क्योंकि देखिए जो अफोर्ड कर सके, जो मुझ जैसे लोग भी हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, हलीमा जैसे तो बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, मुझ जैसे ज़्यादा लोग हैं, तो आपने हमें कंसिडर करते हुए, याया का सवाल भी था, वो भी इसी में मैच कर लेंगे कि क्या आप छोटे घरों के लिए भी काम करती हैं, जो छोटे घर होते हैं, कम बजट के लिए भी होते हैं। वापस आएंगे। और एक और सवाल है मेरे जहन में, याया ने एक बात की थी 120 गज। हलीमा मुझे आज तक समझ नहीं आई, आपने मुझे बताना है कराची में गज के सिस्टम से प्लॉट होता है या मरलों के सिस्टम, पता नहीं, मुझे समझ नहीं क्या है। कराची में गज होता है। हाँ, हम वापस आते, ब्रेक लेते, राबिया के पास बहुत सारी चीजें, और इसके बाद मैं राबिया से पेरेंटिंग के बारे में बात करूंगा। इनका बेटा इनका साथ देता है हर बिजनेस में, इन्होंने कैसे उसकी पेरेंटिंग की, ये सवाल भी बनता है। वापस आते, बहुत सारे सवाल आते हैं, आप कॉल भी कीजिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। काफ़ी सवाल जो हैं वो इकट्ठे हो गए। मेरे ख्याल से राबिया को कहते हैं कि रैपिड फायर करना शुरू करते हैं, जल्दी वो वाला वो पूछेगा ना, वो जो कपल वाला कमरे वाला। जी जी, कपल वाला पूछ रहे हैं। एक तो कपल वाला सवाल जो हुमायूं ने किया था कि आजकल क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। दूसरा जो मेजर सवाल मैंने आपसे पूछना है वो ये है कि लड़कियाँ जब आती हैं तो वो भी कुछ सोच के आती हैं कि हमारा कमरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब जाहिर है वो घर उस तरह से आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते, जो उसमें रह रहे हैं उनकी भी कोई पसंद नापसंद है और वो पहले से उन्होंने अपनी तरह से किया हुआ है। छोटे छोटे चेंजेस आप क्या ला सकते हो जिससे आपको भी लगना चाहिए कि ये मेरा इनपुट इसमें आ रहा है, और आपको इतना बड़ा डिजास्टर्स चेंज ना करो कि वो भी सोचेंगे यार आती है सब कुछ ही हमारी पसंद का उठाना शुरू कर दिया और अपनी पसंद लाना शुरू कर दी। ये दोनों चीज़ें आप बता दी। देखिए, रूम पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये यहाँ पे आती है। अगर हमें कपल अगर कहता है, सम टाइम हमारे पास ऐसा भी होता है कि बच्चियाँ आती हैं वो अपने हस्बैंड से पहले डिस्कस कर चुकी होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि इन-लॉज ही पहले बता चुके होते हैं कि आप ये पूरा रूम एम्प्टी है, यू कैन डू एनीथिंग। सम टाइम वो ये कहते हैं नहीं हम आपको बताएंगे साथ, तो हम लोग उसमें स्टक हो जाते हैं। लेकिन होता ये कि मेरे उसमें है कि चाहे उसमें ताकि उनका बजट भी ज़्यादा ना लगे और लड़की भी खुश रहे, लड़का भी खुश रहे, इन-लॉज भी खुश रहें, तो उसमें सिर्फ देखें फ़र्नीचर तो उसने लेना ही है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि फ़र्नीचर हमने खुद ले लिया, वहाँ गया लेकिन वो सूट नहीं किया। तो जैसा कि आपको पता है कि डिज़ाइनर जो है, जो लोग समझते हैं कि जी डिज़ाइनर हायर करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लोग डरते हैं डिज़ाइनर से कॉन्टेक्ट करने में। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपने 100 रुपए की चीज़ ख़रीदनी है तो आप 110 रुपये अगर लगा के डिज़ाइनर से मशवरा लेके वो चीज़ें उसको आप करवा लेंगे तो आपका एक तो पैसा बचेगा, वो आपको ऑथेंटिक चीज़ बताएगा और लो बजट में बताएगा, आपके बजट में बताएगा। नंबर 2 ये कि देखिए फ़र्नीचर अगर रूम छोटा है तो ये जो बड़े बड़े रॉयल फ़र्नीचर ख़रीद लेते हैं वो अच्छे नहीं लगते। हाँ जी, वो आजकल ख़त्म, वो डिपेंड करता है। आपका बहुत बड़ा रूम है तो आप रॉयल थीम लेके जाएं, मेजॉरिटी रूम छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो रूम छोटे में मिनिमल आप आजकल बहुत ज़्यादा मरी रोड पे चले जाएं, आप कमरे को जरा डिफाइन तो करें ना। नहीं देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि उसमें आपका मिनिमल बेड होना चाहिए, ठीक हो गया, एक आपका ड्रेसर होना चाहिए, ड्रेसर कोई नहीं, अब ये रूम के हिसाब से। अच्छा, आप दोनों तो बेड के अलावा साथ ही बात ऐड करते चले। अब क्योंकि मैंने रखे हुए पैलेट्स, मैं पैलेट्स नीचे रखे हुए और उसके ऊपर मैंने बेड बनाया हुआ, बिकॉज इट टेक्स लेस प्लेस। वो आपने वो देखा है ना, वो जो आपको कबाड़िए से मिल जाते होते हैं, आपने नहीं? लेकिन ये शादी वाले लोग पैलेट्स नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे? नहीं,
शादी वाले जो लोग होते हैं ना, शादी उनको नहीं हुई, हाँ। देखिए, जिन्होंने शादी के लिए फर्नीचर देना होता है ना पेरेंट्स ने, वो अच्छा फर्नीचर देते हाँ, हैं। वो सही कह रहे सस्ता हैं। फर्नीचर दें तो उनको पता है कि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो यही कहते हैं कि चाहे आप सिंपल में भी उठा लें लेकिन महंगा होगा, Solid होना चाहिए, सॉलिड होना solid चाहिए। आपका बेड है, आपका ड्रेसर है, 2 साइड टेबल्स हैं। अगर आपका समटाइम छोटा रूम है तो उसमें 1 साइड टेबल आती है, 2 नहीं भी आती हैं, तो उसमें ड्रेसर नहीं आती, ड्रेसर आपका वॉक इन क्लोजेट में चली जाती है। और आप ड्रेसिंग टेबल आजकल वैसे ज़्यादातर ऑफ हो चुकी हैं इन द रूम, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्पेस ले अब लेती एक हैं। मिरर होता है और एक वो साथ में मिरर होता stand है, लेकिन चीज़ें ज़्यादा हैं तो आपके वॉशरूम इतने बड़े वैनिटीज़ बन जाती हैं। उधर हम आपको दे देते हैं शेल्फ्स वगैरह, और या फिर अंदर वॉक इन क्लोजेट के अंदर आपका कोई खूबसूरत सा एक साथ हम ड्रेसर दे देते हैं। साथ आपका ऑटोमेंस हो गए। अब डिपेंड करता है कि वहाँ 2 चेयर्स अपने रखनी है, वो भी रख सकते हैं, ऑटोमेंस रख सकते हैं, 2 सीटर सोफ़ा रख सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट लाइक दिस, अगर कमरा बड़ा है तो वो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे छोटे कमरे की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो बाकी कर्टन जो है आपका जो है लाइट कलर में होना चाहिए। पेलमेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो वो खूबसूरत लगेगा। वॉल्स के ऊपर ज़्यादातर आजकल मोल्डिंग चल रही है, मोल्डिंग के साथ आप पेंट कर सकते हैं लाइटर टोन में, लाइक ऐश वाइट इज़ वेरी इन राइट नाउ। अच्छा। और ऐश वाइट की आप बेस करके उसके ऊपर ब्रिलियंट वाइट डीको में आप फ्रेंच पैनलिंग लगा दें। उसके अंदर अगर आप कोई एक मिनिमल लाइट कलर में ऑफ वाइट कलर, अगर आपकी चॉइस है कि अगर आप कोई कलर इक्लेक्टिक उसमें डालना चाहते हैं पॉपअप कलर, तो आप एक वॉलपेपर उस फ्रेंच। रग हो सकता है कमरे में? जी बिल्कुल, रग रग हो सकता है। और रग कहाँ पर आएगा। होगा? बेड रग के देखिए, नीचे या- रग फ्रंट पे आता है आपके बेड ठीक के है। फ्रंट पे, जो आपका जहाँ ऑटोमैन है वहाँ पे हम ज्यादा मेजॉरिटी वहाँ रखते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ बेड रखा है, मिडिल जहाँ आपके पाँव है, पाँव वाली जगह पे भी पाँव आता है। और सम टाइम हम लोग उसको स्लांटेड भी, जरा खूबसूरत करना है तो उसको आप कॉर्नर भी कर सकते हैं कि बेड हाफ बेड के नीचे जा रहा होता है। अच्छा, थोड़ा सा बेड के नीचे उसका हाँ, कोना तो जा उसको रहा कोना होता है। कर लिया एक। अब ये तो कलर नहीं, आप स्कीमिंग पता है पर कि है। अगर बेड का बेडशीट डार्क है बेड और नहीं, सब आपका कुछ बेड dark इज है। लाइक, मैं चलती हूँ उसके ऊपर, अगर हम बात करते हैं कि आपका बेड जो है वो पीच कलर का है, पीच एंड व्हाइट कलर ये में हम बेडशीट की चलते बात कर रही हैं। हैं, नहीं, बेड की बेड की बेड बात के कर ऊपर रही फैब्रिक इज पीच, ठीक है। व्हाइट उसका सारा जो है डीको है, हुआ हुआ frame है, फ्रेम। yes। तो आप उसके साथ बेज कलर, लाइट गोल्ड कलर, फॉन कलर, इस तरह के कलर्स लेके जा सकते हैं। और उसके अंदर आप एक इक्लेक्टिक कलर, जैसे आपका पिस्ताशियो, थाइम ग्रीन, ऑलिव ग्रीन के साथ पीच, वाइट, ऑलिव ग्रीन, ये 3 कॉम्बो इज ब्यूटीफुल कॉम्बो। जबरदस्त। ठीक है, इसको अच्छा, आप अब लेके जा आपने क्या सकते हैं। बताना है उस फर्नीचर के बारे में या उस इंटीरियर के बारे में जो सस्टेनेबल हो, क्योंकि बहुत सारे फर्नीचर जो हैं वो आते तो हैं लेकिन थोड़े टाइम के लिए उनका जी। फैशन आता है और हर बंदा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा है कि जो रॉयल है, रॉयल तो सारी जिंदगी चलता है, वो पुराना नहीं होता है। अगर आप रॉयल वुडन में फ्रेम्स में लेके जा रहे हैं, उसमें आप पॉलिश चेंज हाय, बड़ा करके अच्छा पॉलिश लगेगा, चेंज कर yes। सकते हैं। और पॉलिश ब्राउन इज, मतलब मेरी लाइन से तो ब्राउन, All आई एम time, नॉट all यूजिंग ब्राउन। तो हमारा थोड़ा सा ये होता है कि हम एंटीक पॉलिश में, चॉक फिनिश में, वॉलनट्स में, लाइट कलर्स में हम पॉलिश करवा देते हैं ठीक है, डिफरेंट। ठीक है। ठीक है, वुड में आपकी ऐसी पॉलिश जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर आप जो बेड्स आजकल आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रही है टोटल फैब्रिकेटेड हैं, जिसके ऊपर पूरी उनके ऊपर टफ्टिंग है डिफरेंट डिज़ाइंस की। तो वो इसलिए हम डीको कहते तो हैं खत्म हो गया ना डीको राबिया? खत्म, वो डिपेंड करता है, वो बहुत हाँ, पेंडू लगता है आप यार। समझें 20% लोग हैं जो ये इसको यूज़ कर रहे हैं। हम कॉल ले लें ताकि आपको जी, साथ में करें। तजम्मुल अली हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गया। अच्छा, हलीमा की जो आपसे पूछा था, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, अब उसमें कौन सा फर्नीचर तो होगा? उसमें आप ज़्यादा मिनिमल फर्नीचर ले सकते हैं जो कि आजकल फैब्रिकेटेड है, क्योंकि थोड़े अरसे के बाद इफ़ यू वांट टू चेंज द थीम तो आपने पेंट चेंज करना है, वॉलपेपर चेंज करना है, फैब्रिक चेंज करना है, आपका कमरा चेंज हो चेंज जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल तो change हो एकदम जाएगा। एकदम चेंज हो जाएगा ना। तो अगर आप उस डीको पे चल रहे हैं, वुडन में जा रहे हैं, तो उसमें फिर आपको वही पॉलिश को चेंज करना, वो एक्सपेंसिव है। पॉलिश इज एक्सपेंसिव रादर देन फैब्रिक। आप फैब्रिक को यूज़ करें जितना भी है फैब्रिक। इसलिए आजकल इतने अच्छे ये स्वेड में, वेलवेट में, जिस तरह ये आपका सी ग्रीन है, कुछ मरून्स कलर हैं, लेकिन आजकल वैसे ज़्यादा ना लाइटर टोन्स हैं, नॉट कि आप ये कहें कि फंकी कलर्स को बोहेमियन पे नहीं जाते ज़्यादा लोग। राबिया, मुझे पर्दों का जरा बताइएगा कि अब पर्दे क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं घर में पर्दे लगाने के लिए। मैं बड़े मजे की आपको बात बताऊं, मैं पेशावर मोड़ एक है लंडा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से मैंने पर्दे लाए, ठीक है, वो नीचे पड़ा हुआ था पर्दा, मुझे बड़ा प्यारा लगा, पर वो छोटा था हलीमा, वो पर्दा पूरा नहीं था। तो हमने क्या किया कि हमने उसको काटा, ठीक है, उसको मैंने काट के कोई और उसको design मैंने बना दिया। न्यूड पर्दा बना दिया। उसको मैंने ये किया कि बीच में से काट के 2 पर्दे थे, एक प्लेन था
और एक गोल्डन कलर का था, तो मैंने उसको करके तो बीच में उसकी स्ट्रिप्स बना दी और वो मैंने उसके साथ पे प्लांट्स लटका दिए बॉटल के साथ, तो इट बिकम्स अ न्यूड वॉल, वो बड़े मजे की बन गई है। तो आई वांट कि आप मुझे बताएं कि पर्दों का कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स वो किसके साथ होना चाहिए? क्या पर्दे आजकल भी चल रहे हैं, वो खाली अब स्ट्रिप्स चल रहा है, अब क्या सीन है? नहीं, पर्दों में ज़्यादातर सिंपल चल रहे हैं आजकल। उसके अंदर प्रिंटेड पर्दे तब आते हैं जब आप कोई बिल्कुल सिंपल वाइट या एक 2 टोन्स में आप रूम को लेके जा रहे हैं, तो उस पे आप कोई शैबी शिक टाइप का फ्लोरल या बर्ड थीम में या कोई लीव्स में या कोई अच्छे पैटर्न में लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो सिंपल कर्टन ही चल रहे हैं, और उसमें सिंपल ये है कि उसके बॉर्डर्स पे सिर्फ एप्लिक्स आ रहे हैं कि आप एप्लिक्स कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत ग्रीक एप्लिक्स होते हैं, ग्रीक डिज़ाइन होता है। एप्लिक्स मीन कि वो बहुत लाइन वर्क्स को हम लेके जाते हैं, वो फिर हम कस्टमाइजेशन में उसके ऊपर एप्लिक्स करवाते हैं, तो वो फिर आपका बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। वरना हम 2 टोन में कर रहे हैं, बॉर्डर सा नजर आने लग जाता है, एप्लिक बॉर्डर, वो जब आपका खुलता है तो वो सिर्फ बॉर्डर आता है। लाइक अगर हम आपकी हम नाम की कॉल आई है, राबिया राबिया की जो कॉल आई है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं राबिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी। आपका इस खूबसूरत से मौसम में आपका प्रोग्राम देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मौसम कैसा है बाहर? हमें आवाज आ रही थी, गड़गड़ नहीं आ रही थी तुम्हें? गड़गड़ की आवाज आ रही थी। खूबसूरत मौसम है इस्लामाबाद का, बहुत खुशगवार, और ऐसे खूबसूरत आइडियाज के साथ तो और एंजॉय किया जा रहा है। सच्ची ये राबिया का शुक्रिया अदा करें आप। नहीं, बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो रही है Thank कि हम you. कैसे अपने कुछ छोटे से पूछना रूम चाह को रही है अच्छा राबिया डेकोरेट कर अपने सकते रूम हैं। के लिए हवाले से? कुछ पूछना चाह रही हैं? यही मैंने पूछना था कि ये मेरा रूम भी इसी तरह छोटा सा है, तो मैं चाहती हूँ कि उस रूम को मतलब ऐसा शो कर हो कि वो तंग ना महसूस हो ना, तो थोड़ा सा ऐसे आइडिया मिल जाए। उसके साथ दूसरा कमरा है कोई राबिया? कितना साइज होगा और साथ में दूसरा कमरा भी है कोई? जी, दूसरा भी है, लेकिन जो बेडरूम है उसका साइज थोड़ा छोटा है। अच्छा। और कमरे का साइज अंदाजन कितना होगा राबिया? साइज नहीं पता होगा, मुझे पक्का पता। आई थिंक 12 बाय 12 का कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम राबिया से पूछते हैं कि वो कोई एक ऐसी काम tips करें, दे जो साथ सके। वाला कमरा है ना उसके दरमियान वाली दीवार तोड़ के एक कमरा कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। देखिए देसी टोटके भी तो कोई चीज होती है जिंदगी में, दरमियान में अब साथ वाला कमरा किसी और का हुआ तो वो तोड़ नहीं, वो कहीं और चला जाए, ऊपर छत पे कमरा बना ले। हो रहे हैं पुराने घरों को आप तोड़े ना तो उसको लोग रिवैम्प करवा रहे हैं कि पुराने घरों को किस। अभी हमने एक एबटाबाद में एक प्रोजेक्ट हमारा था, तो जिसमें हमारे क्लाइंट हैं वो अमेरिका से हैं बेसिकली, तो लेकिन उन्होंने कहा कि जी इस घर को ये पुराना है, इसको नया करना है। अब हमने उसका जो आर्किटेक्चरिंग प्लान बनाया है वो इतना खूबसूरत बना है कि वो टोटल इट्स लाइक कि हमें नहीं यकीन आ रहा कि वो पुराना घर कैसे करके दोबारा से उसका नीचे हमने दीवारों को रिमूव किया है। मेरा कमरा है ना, उसके साथ वाला जो है मेरे बाबा का कमरा है, तो मैंने उनसे कहा है कि जब शादी होगी तो क्योंकि अब्बा ऊपर वाले फ्लोर में चले जाएंगे तो मैं दरमियान से दीवार तोड़ के मैं उसको एक बड़ा सा कमरा बना लूंगा शादी के बाद। देखिए रूम डिपेंड करता है ना आपकी कितनी जगह है। अब तो ये कलर स्कीमिंग चीज़ें हम लोगों का ये कि आपका एक रूम जो है उसके अंदर बेड एक आप लाइट कलर में लगाएं, आप वॉल उसको पेंट अच्छा दे दें, वॉलपेपर लगा लें, आप लाइट इफ़ेक्ट्स अच्छे दे दें, एक रग डाल लें, एक कॉर्नर बना लें जिसके ऊपर एक शीशा ज़रूर लगाएं रूम के अंदर। आप बड़ा मिरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बेडरूम, क्योंकि एक बड़ा शीशा का छोटा कमरा है तो उधर आप शीशे का यूज़ करेंगे तो वो कमरा थोड़ा वाइड पहले जल्दी से बताएं वो क्या एक लाइनर का गुर था जो आपने आजमाया कि आपने बेटे को अपने साथ मिला लिया? कभी नहीं मिलते बच्चे, कहते हैं हमने अपना कारोबार करना है, जल्दी से बता जी। बस मेरे बेटे का ये है कि उसने अभी खैर पढ़कर वो ग्रेजुएट होकर वापस जब आया तो उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था ऑगमेंटेड रियलिटी पे, तो वो इस पर माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल और पाकिस्तान में पहली दफ़ा उसने वो लॉन्च किया। लेकिन उसके बाद मैंने उसको कहा कि देखो मेरे हस्बैंड बेसिकली ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिव, सबसे ज़्यादा तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेटे को मैंने अभी स्टार्ट इसलिए लिया कि देखें बच्चों को अपने साथ अपने बिजनेस में लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आगे उसने ही इसको संभालना है। तो उसको मैंने एग्जीक्यूशन देनी शुरू की है। ही स्टार्टेड के मतलब ठीक है मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं, लेकिन मैंने जो भी है उसको 3 4 5 प्रोजेक्ट्स इकट्ठे दिए और मैंने कहा देखती हूँ कि तुम 5 प्रोजेक्ट्स को इकट्ठे कैसे लेके चलते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम पेइंग हिम लिटरली, ही इज चार्जिंग। मतलब इस तरह नहीं है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरे लिए ही इज नॉट माई सन। मैं उसको कहती हूँ, कहते हैं आप मेरे से बड़ी रूड हो जाती हैं। मैंने कहा देखो आज मैं हो रही हूँ, कल कोई भी हो सकता है तुम्हारे साथ, और कल जब कोई होगा तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें पेशेंस लेवल नाम क्या बेटे का? मोमिन शेख।
तो उसका ये है कि उसने अब मेरे से जो एग्जीक्यूशन करवा तो रहा है वो, अब उस मुझे कहता है मामा मुझे बताएं कि आप मुझे क्या पे करेंगी, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, फ्यूल दे रहा हूँ, खाना है मेरा वो पूरा मुझे देता है, BOQs वो बना के देगा मुझे, चीज़ें वो बना के देता है माशाल्लाह। मैं कहा चलो तुम पढ़ कर आए हो तो ये तो फ़ायदा दो ना हमें कुछ। बस अगली बार आपके बेटे और आप दोनों को इंशाल्लाह जी, और जब अगली बार इनसे बात करेंगे तो पेरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे। जिन लोगों के एक एक बच्चे होते हैं वो माशाल्लाह जितना कहें वो उतने बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन मोमिन की जितनी भी अभी तक बातें सुनी है पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है पेरेंट्स ने उसको दिया है और बहुत ही अच्छा बच्चा है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मोमिन को भी बुलाने की भी कोशिश करेंगे ताकि बच्चों का नाम दिया है ना कि लोग कॉल करके कहते हैं कि नाम लो, हमारा नाम मोमिन 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 करी जा रहे हैं, तो तुमने अब बच्चों का भी पर्सपेक्टिव आना चाहिए। वो आके बताएगा आपको उसकी ऐसी चीजें जो आपको खुद सीखने को, लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या चीजें उसके अंदर है और वो कैसे मैनेज करता है, वो हमारे पैसों को मैनेज कर रहा है। क्या बात है, जबरदस्त। सही वकील बनी हुई आप मोमिन की ना। नहीं मजाक के अलावा जब आएगा तो आप खुद कहेंगे कि अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया लिटरली। अब सही जिस तरह घर की गुफ्तगू होती है ऐसे आपने की, आप कितनी खूबसूरत माँ होंगी ये तो हमें अंदाजा हो गया, इतनी प्यारी आप बातें करती है ऐसी माँ हर कोई चाहेगा कि उसे मिले। इंशाल्लाह ताला हम वापस आते हैं, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, ऐसे ही हलीमा और हुमायूं गपशप करते रहेंगे। बादल गरज रहे हैं और जो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आज गरजे भी हैं और बरसे भी हैं। वापस आइए, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू द शो। बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं जिन पे हम बात करने की कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं कि मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग में इस किस्म की बातें पता नहीं लोग सुनना भी चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन फिर मैं और हुमायूं इमोशनली दोनों हमेशा सेम पेज पे होते हैं। उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही है कि बहुत बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको यकीन जाने में ये बता रही हूँ आपको, आंखें बंद कर लेने से ना कबूतर के बिल्ली नहीं चली जाया करती। तो बाज़ दफ़ा कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे बात करने का बहुत दिल करता है, जो मसले हमारे दिलों से बहुत ज़्यादा करीब है। बच्चों के हवाले से हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन के राइट्स की बात करने की ज़रूरत है, जो अपने बारे में बात नहीं कर सकते हुमायूं, वो बच्चे हैं। बच्चों के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे, उनके राइट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, तो वो तो यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ सकते और वो बात नहीं कर सकते। तो इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ चाइल्ड लेबर के लॉज भी मौजूद हैं, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लॉ को अगर आप लोग पढ़ें तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है हुमायूं जिसके बारे में लॉ मौजूद ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से ऐसे लगता है जैसे लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है हमारे मुल्क में। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उनका, चाइल्ड राइट्स के हवाले से हमेशा बात करती हैं, बहुत अच्छी, बहुत जामे, बहुत ऑथेंटिक, और जिस तरह कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में बंद कर देती हैं। एक लफ्ज़ ही या एक जुमला ही ऐसा बोलती हैं कि आपको सारी पीछे की कहानी समझ आ जाती है। इसलिए इनको इस बारे में बात करने के लिए बुलाया कि बहुत सारे सवाल हैं, हम चाह रहे हैं वो सारे के सारे सवाल पूछें और वो उन सबका जवाब। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरे ख्याल में ज़्यादती हो जाएगी अगर नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर आप ये ना कहें कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन मैंने अभी तक जो देखे हैं। बड़ा अच्छा होता है क्योंकि कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। ये कहना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आपके पास जो लिबास भी है, रिगार्डलेस उसका महंगा होना ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप को इस तरह मेंटेन साफ सुथरा रखें कि दूसरे को आपसे बात करने का ख्वाहिश हो कि आपसे बात करें, क्योंकि जब तक दिल खुश हो जाए आपको देख के कि आप यहाँ तक नमाज पढ़ने के लिए भी जब आपको मस्जिद में कहा गया जाने के लिए, तो कहा गया साफ सुथरे जाओ ताकि दूसरा तुम्हारे से खुशबू लगा के जाओ, और इस तरह जाओ कि ताकि दूसरे वाले को तुम्हारे से किराहत ना आए और बल्कि उसको मोहब्बत आए और तुमसे बात करना चाहे। तो ये बात मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा कि शी इज वन ऑफ द वेल ड्रेस्ड पर्संस आई हैव सीन सो फार। हाँ, अक्सर लोग जो है ना जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो नाइट सूट जो है ना वो पहना हुआ होता है उन्होंने, और सुबह के टाइम भी अक्सर छुट्टी वाले दिन जो है नाइट सूट पे ही नमाज पढ़ लेते हैं। तो मुझे जो है हमेशा मेरे पेरेंट्स से कहते थे कि नहीं, आपने तैयार हो के नमाज पढ़ना है। जब आप लोगों के लिए तैयार होते हैं तो अल्लाह मियाँ के लिए क्यों नहीं? आप अल्लाह मियाँ के लिए तैयार हो, अच्छे से कपड़े पहने, नहा धो के फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएं।
तो खैर ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है जो हमने उनको दिया, और इसके अलावा उनका बहुत बड़ा प्रोफाइल है। प्रोफाइल हम लोग बताना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, सवालों की तरफ शायद हम जा ही ना सके। चाइल्ड राइट्स के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफशा तहसीन। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया इतना पॉजिटिव बॉम्बास्टिक इतना ओवरवेलमिंग जो है वो इंट्रोडक्शन हमने तो कम किया है, मुझे लगता है हमारे पास अल्फाजों की थोड़ी कमी थी। सुबह खैर, आप जब भी हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं, यकीनन हर कोई आर्टिस्ट हमारे गेस्ट यहाँ पर मेहमान बनकर आता है, लेकिन आप इस मुल्क का असासा है। आप लोगों की वजह से अभी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, जो फैलती हैं और बढ़ती हैं, वो आप लोगों की वजह से होती है और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। और आज ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आपसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले शुरुआत सिर्फ मैं एक बात करूँगा, इससे मैं शायद हक मार रहा हूँ हलीमा के पहले सवाल का, लेकिन ये सवाल मैं आज आरफा सईदा आरफा साहिबा जो है, सैयदा ज़हरा आरफा साहिबा जो कि इशफाक से अहमद की वो ज़ौजा है, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे बड़ी अच्छी। कहते लोग वुमेन राइट्स कहते हैं, वुमेन राइट्स कहती, मुझे नहीं समझ आती वुमेन राइट्स क्या होता है। इंसानी हकूक़, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ में इंसानी हकूक़ के बारे में वाज़े लिखा हुआ है, तो फिर ख़वातीन की कोई अलग हकूक़ तो नहीं है। सबसे पहले इंसानों के हकूक़, अल्लाह ने कहा मैं हकूक़ुल अल्लाह शायद माफ़ कर दूँ लेकिन मैं हकूक़ुल इबाद ना माफ़ करूँगा। तो हम हकूक़ की इस जंग में हमने कैटेगराइज कर दिया है, ओहो बच्चे के हकूक़ एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सबसे पहले तो इंसान के हकूक़ एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। डोंट यू एग्री विद दैट? आई एग्री मोर देन 100% ऑन दैट, बिकॉज ये हमारे इस्लाम की भी फ़िलासफ़ी है, बल्कि दुनिया के किसी भी मज़हब को आप देख लें तो ह्यूमैनिटी उसके बेसिक एसेंस है। वो तमाम मज़ाहब में और ऑफ कोर्स हमारे अपने इस्लाम में हकूक़ ही हैं, और इस्लाम वजूद में भी इसलिए आया था कि हकूक़ की पामाली हो रही थी, बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, तो उसकी तो बुनियाद ही हकूक़ के ऊपर है। आप अपना हमारा आखिरी जो हिज्जतुल वदा पे आखिरी खुतबा देख लें, उसके सारे पॉइंट्स पढ़ लें तो वो सारे हकूक़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हकूक़ के बारे में, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, फ़ौक़ियत है तो आपके एमआर की बेसिस पे है। तो आप वो तमाम जो पॉइंट्स भी पढ़ लें तो उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और माशरे में अगर आपको कहीं कहीं पे अगर किसी किस्म की हकूक़ नहीं मिल रहे, तशद्दुद नज़र आ रहा है, कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हकूक़ की वायलेशन हो रही है, तो उसका जो बुनियादी वजह यही है कि हमने उस तमाम जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारे यहाँ जो तमाम मज़ाहिब की बुनियाद है, इंसानियत है, उसको बिल्कुल ही हमने निकाल के बाहर कहीं फेंक दिया है। और पूरे अपने मुआशरे की भी बात करें तो ये तमाम बात ही पावर इम्बैलेंस की है कि जहाँ जहाँ पे ताकत का तवाज़ुन नहीं है और जिसके हाथ में चाहे वो जिस लेवल पे भी है ज़रा सी भी ताकत है, तो वहीं पे वो जो इंसान है, चाहे वो मर्द है या औरत है, वहीं पे वो उस पावर इम्बैलेंस का फ़ायदा उठाते हुए किसी और का हक ले लेता है। तो ये बात हम नहीं देखते, और बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में हम बहुत जो हायर अप्स हैं सिर्फ उनको टारगेट करते हैं, जबकि उसको आप रिलेटिवली अगर देखा जाए तो एक इंडिविजुअल को भी जहाँ मौका मिलता है वो फ़ौरन लेने की कोशिश करता है। तो चूँकि मैं बच्चों पे काम करती हूँ और मैं हर चीज़ की जो बुनियादी इकाई है वो इंसान से रिलेट करते हुए, फिर मर्द औरत से रिलेट करते हुए, और फिर मैं बच्चे की तरफ चली जाती हूँ कि मुआशरे में अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी करप्शन है, तशद्दुद है, बेरा रवी है, चोरी चकारी है, मार धाड़ है, एक दूसरे का हक लेना है। तो आप इन तमाम चीज़ों को देखें तो ये मैनिफेस्टेशंस हैं। इसके पीछे जो बुनियादी कॉज क्या है वो ये है कि आपने अपने मुआशरे में जो इकाई है वो इंसान और फिर बच्चा है, उस बच्चे को जिस तरह से पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, उसकी शख्सियत साजी करेंगे, उसके अंदर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, तो बच्चा बड़ा होकर जब मुआशरे में आएगा तो जो आप बोएंगे वो काटेंगे। अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट की है तो एक मस्बत मुआशरे की तश्कील होगी, अगर एक बुरी आपने बच्चे की तरबियत की है तो सारे बच्चे जब बड़े होंगे, कभी आपकी कुर्सी पे बैठेंगे, कभी मेरी कुर्सी पे बैठेंगे, कभी किसी और वजीर की या किसी पॉलिटिशियन की या किसी इंजीनियर डॉक्टर की कुर्सी पे बैठेंगे, तो वो जो
प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो प्रोडक्ट जब मार्केट में बड़ा होकर प्रैक्टिकल लाइफ में लॉन्च होता है तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो वही करेगा जो आपने उसको सिखाया है। और ये थ्योरी हमें अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की तो मेडिकल थ्योरी है कि जो चीज़ें 0 से 8 ईयर्स तक आप बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग में, उसकी शख्सियत साजी में जो उसकी आदत फिक्स हो जाती हैं वो फॉर लाइफ उसके पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, मुझे बताएं कि आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी आपने काम किया, यूएन के साथ भी काम किया। हम शायद हमारी शायद इतनी उम्रें ना हो जितना आपका इस चीज़ में एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम आज से 50 साल पहले चले जाएं तो तालीम का मयार वो नहीं होता था जो आज मौजूद है, लेकिन वहाँ पे अखलाकियात थी। माँ जो खुद भी शायद 2-3 क्लासें पढ़ी हुई थी ना, उसके बच्चे में भी ऐसी अखलाकियात थी कि लोग कहा करते थे कि ये फ़लाँ औरत का बेटा है इसलिए ये ऐसा है। आजकल पढ़ाई मौजूद है, कोई अखलाकियात नहीं है। बच्चों को हर वक्त एक ही बात, बच्चा है बच्चा है बच्चा है। हालांकि मेडिकल साइंस आपको ये बता चुकी है कि 10 साल की उम्र के बाद आप उसके ऊपर जितना भी काम कर लेंगे वो एक दीवार के साथ सर मारने के अलावा कुछ नहीं है। 10 साल से पहले आपने बच्चे को बताना है कि उसने क्या करना है या क्या नहीं करना। बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्हें अभी तक हम ये बात समझाने में नाकाम रहे हैं, और फिर आगे आके वही होता है जो हम अपने टीवी पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं कि जज की कुर्सी पे भी बैठे हुए लोग और उनकी जो बीवियां हैं। मैं माजरत के साथ ये बात कर रही हूँ, दिल बहुत दुखता है बात करते हुए, लेकिन कल ही मैं और हुमायूं इस बारे में बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे कि कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हम मतलब जहाँ जाके अफसोस होता है कि कैसे कैसे मनसब पे बैठे हुए हैं और दूसरों के साथ ये क्या बिहेव कर रहे हैं, कहाँ वो अखलाकियात मिस हो गई और वो उसको हम पीछे छोड़ के इतने आगे चले गए कि अब हमें वापस आना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखें, ये तो बड़ा मशहूर बात है कि तालीम के बगैर जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन तरबियत के बगैर जो है वो आप बच्चे की कभी भी वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और बच्चे एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होते हैं, जो फ़ोटोकॉपियर में आप डालेंगे उसका वही प्रिंट आउट निकलेगा। तो पुराने वक्तों में तालीम और तरबियत जो था वो किसी भी तालीमी अदारे की बेसिक जो है वो करिकुलम का एक हिस्सा होता था और एक डोमिनेंट फीचर होता था। एक पूरा पीरियड जो है, हम खुद भी ज़ाहिर है अब इतने साल पीछे अगर चले जाएं तो क्लास के अंदर एक 40 मिनट्स का पीरियड सिर्फ इखलाकियात पे होता था। और फिर जो हमारी वो किताबें होती थी उसके अंदर अभी भी मुझे आज भी वही बातें याद है हज़रत शेख जिलानी का कि वो जो उनको उनकी माँ ने सच्चाई का सबक दिया और वो पॉकेट में सिक्के सी दिए थे और उन्होंने फिर भी सच बोला, हालांकि चोर नहीं निकाल सके। फिर बड़ों का अदब, भाईचारा, वालदैन का अदब, हुस्न सलूक, दूसरों के साथ कैसे हमने अपने जो है बातचीत करनी है या रिस्पेक्ट करनी है, ये तमाम चीज़ें पहले सिखाई जाती थी। और उसके बाद आपको ये ग्रेडिंग और नंबर और ये सारी अंग्रेज़ी और चीज़ें सिखाई जाती थी। बदकिस्मती से वेस्ट में आज भी पहले 7 साल तक बच्चे को ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसको तमाम बुनियादी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाई जाती है। 7 साल के बाद आप उसको बाकी जो है जो जिसको स्कूलिंग वो उसको करते हैं। हमारे यहाँ उस तमाम एक सिस्टम को रिप्लेस करके वालिदैन की साइकी को कैपिटलाइज कर लिया गया। ये देखें पिछली चंद दिहाइयों में कि जो बच्चा फर अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाता है तो उनका ख्याल है कि बस ये बच्चा पढ़ ले क्या। लेकिन मैडम ये जो आप वेस्ट में बता रही हैं, वेस्ट में होता था, ये तो हमें सिखाया गया था हमारे नबी ने, ये तो सारी चीज़ें हमारी थी जो कि अडॉप्ट होगी। वेस्ट में जो चीज़ें हमें सिखानी चाहिए थी वो वहाँ पे चली गई। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर अगर आपकी इजाज़त हो हम यहाँ पे ले। जवार साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जवार भाई, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? मैं पहले वो जो पहले मेहमान आए थे उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन बस टाइम नहीं मिला। और अल्लाह का शुक्र है कि जो अभी बच्चों के बारे में बात हो रही है ना जी, इसमें मैंने कहा मैं बात कर लूं। जरूर जरूर जरूर। हाँ, जो मैडम है ये डॉक्टर है कोई बच्चों की या क्या है? ये बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत काम कर चुकी है। यूएन यूनाइटेड नेशंस में काम किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मौजूद थी जी। अच्छा, मैं अपना मसला छोटा सा बयान करना चाह रहा हूँ। हमारे घर में 2 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है जी। वो स्पेशल हैं, डफ हैं, बोलते सुनते नहीं है, ठीक है, लेकिन उनमें हर चीज अल्लाह ने ज्यादा ही उन्हें इनायत की हुई है। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। समझदार बहुत हैं और इज्जत करते हैं हर एक आने जाने वाले की। उनकी माँ की बड़ी उसमें कंपटीशन है।
बाप तो फिर आपको पता है जैसे, लेकिन माँ और दादी दादा की बहुत ज्यादा है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम भी किया करें जिसमें डफ बच्चों के बारे में कुछ बताया करें। ठीक है। और इन बच्चों के बारे में हम, बच्ची जो है ना वो 4th ईयर में पढ़ रही है और बेटा 10th ईयर में पढ़ रहा है, 10th में। 10th माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट इज अमेजिंग। अच्छा, तो स्कूल तो फिर जिस तरह के भी आपको पता है कोई नहीं इतनी केयर करते, लेकिन हम अपने उन बच्चों की बड़ी केयर करते हैं। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चले अल्लाह ने हमें ये तोहफे दिए हैं, पता नहीं इनकी वजह से हमें बख्शिश हो जाए इंशाल्लाह। जवार भाई एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं, ना एक जुमला मैं चाह रहा हूँ आप सिर्फ दुरुस्त कर लें। हमेशा मुझे बचपन में बड़ी माँ ने मेरे सिखाया, नानों ने, कि जिसके अंदर कोई हमें जो लगता है कमी है, उस कमी को टैग ना लगाएं कभी भी। ये ना कहें मेरे डेफ बच्चे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ, आपने यकीनन वो नियत नहीं होगी, पर कभी भी हाँ, वो डेफ बच्चे नहीं है, वो बच्चे हैं, वो सिर्फ बच्चे हैं। और अल्लाह ताला ने अगर उनको सुनने की सलाहियत दी तो अल्लाह ने उन्हें और बहुत सारी और सलाहियत दी है जो मुझ में और आप में नहीं होंगी। और आप ये बात आप भी मानते हैं, मुझे पता है, पर ना किसी को मौका दें ये कहने का कि आपके डेफ बच्चे वो नहीं है। वो नहीं, वो बताना तो पड़ता है ना जी, बताना तो पड़ता है। सुन नहीं सकते आपके बच्चे, बस सिर्फ ये है। लेकिन मजे की बात है, हम जहाँ भी जाते हैं हम वो हमारे आगे आगे होते हैं माशाल्लाह। उनको हर जगह पे टॉप पे रखते हैं। नाम क्या है जवार भाई, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, एक का नाम है बेटा जो है मोहम्मद अली अब्बास। मोहम्मद अली अब्बास, ठीक है। और बेटी जो है ईमान फातिमा। ईमान फातिमा अभी देख रही है प्रोग्राम? नहीं, वो तो घर में है, मैं तो ऑफिस में हूँ। अच्छा, आप उनसे कहिएगा इतना मुझे, क्योंकि मेरे घर के जो साथ रहते हैं वो मियाँ बीवी दोनों बोल या सुन नहीं सकते हैं, तो मुझे थोड़ी सी साइन लैंग्वेज से आती है। तो आपने उनको आज का प्रोग्राम ना यूट्यूब पे दिखाना है। तो हम उनको ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली अब्बास और ईमान को हमें उनसे मोहब्बत है, ठीक है? आप दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबके लिए, सबके हक में बेहतर करे। आमीन आमीन। उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें। और यकीनन मैं बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ सोसाइटी में हमारे जो ऐसे जो हमारे बच्चे जो कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनके पास दूसरी सलाहियतें हैं, उनको अटेंशन ज़्यादा देनी चाहिए। या आई एग्री विद दैट, बट स्पेशल ट्रीट नहीं करना चाहिए। अटेंशन ज़्यादा दें ताकि उन्हें भी एहसास ना हो, लेकिन उनको मोहब्बत दूसरों से ज़्यादा दें, और इतनी ज़्यादा दें कि उनको लगे कि वो भी इस चीज़ का अहम हिस्सा है। मुझे ये नेम टैगिंग भी बड़ी बुरी लगती थी कि मैं सॉरी में एक लफ्ज़ अगर इजाज़त हो तो कह दूँ, बच्चों में एक आदत है, वो जैसे कूड़े वाले को कूड़े वाला कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, ये लफ्ज़ बहुत बुरा है। गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ये लंगड़ा, ये लफ्ज़ मुझे चुभते हैं, क्योंकि ये उनकी क्लेम टू फेम नहीं है। आप इन चीज़ों ने नहीं बुलाते। तो आज अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप प्लीज़ ज़रूर ये कहिएगा कि ये अल्फाज बेटा नहीं बोलने। आपने इतनी खूबसूरत बात की मैम ने आज, जो मुझे दिल को छू गई। बच्चे फ़ोटो कॉपी होते हैं, जो रखेंगे वही निकलेगा। सफ़िया हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग सफ़िया, क्या हाल चाल है? आप इमोशनल हो जाए। गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। और मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो आप डिफरेंट आप सेगमेंट लेके आते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आप टच करते हैं थोड़ा फैशन को, घर की डिजाइनिंग को, तरबियत को। और जो आपने आज गेस्ट अब बुलाई हैं, ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं कि बच्चों को वाकई अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत इज्जत वाला बने तो उसको शुरू से इज्जत दें और उसको इस तरह से ही ट्रीट करें। और इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, जो मिडिल क्लास थी वो भी गरीब हो गई है। और तमाम प्रोग्राम में जब आप फैशन, घर को डिजाइन करना या तरबियत ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं, तो उसमें इस चीज का ख्याल रखा करें कि आपको देखने वाली जो मेजोरिटी है वो इस वक्त गरीब है, वो बहुत रोटी पानी से भी तंग है। और हमारे बच्चों को जो सबसे मेन चीज है सिखाने की, वो ये है कि अगर आपके पास खूबसूरती है तो इसमें आपका क्या कमाल है, अल्लाह ने दी है। अगर आप अमीर घर में पैदा हुए तो इसमें भी आपका क्या कमाल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और अगर आप ज़हीन हो, दूसरा बच्चा इतनी मेहनत करके नहीं याद कर पा रहा, तो गुरूर है बच्चों में। आप शादियों से या खुशी में, गम में जब देखते हैं ना, तो बच्चों को बिहेव करना नहीं आता। और इसकी वजह भी ये मैम ने यही कहा है कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स खुद नहीं अच्छे से बिहेव करते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। उम्दा बात। और जब खुद पूरा दिन मोबाइल देखेंगे तो वो उनको क्या रोकेंगे, वो भी नहीं उनकी तरबियत कर पा रहे, वो भी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं।
और आप ये सबसे बड़ी बात है ना, जो कि बच्चों को बिहेव करना सिखाया जाए। इसमें पैसे भी नहीं लगने हैं और बहुत सारी जरूरत है कि तरबियत की देखा जाए उसमें क्या कमी है। छोटे बच्चों की तो बहुत बेसिक सी नीड्स हैं, भूख लगी है, उसका ये है वो है, और जो बड़े बच्चे हैं उनकी आगे एज में क्या नीड्स होती हैं उनको देखा जाए। बहुत हाँ, और ये जो आपकी गेस्ट हैं इन्होंने बहुत अच्छे से शुरू में एक्सप्लेन किया है कि बच्चों को जरूरत है इज्जत देने की और बच्चों को जरूरत है मेन बेसिक। हमारे यहाँ ख्वाजा सरा की क्या इज्जत है? अगर मेरा बच्चा ही ख्वाजा सरा होता तो, आप स्पेशल बच्चे होते तो, आप में कमी होती तो, आप दूसरों से खुद को सुपीरियर क्यों समझते हैं? ये आप जो बात कर रही है ना सफिया, मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान की ना इस वक्त बहुत दुख से कहना पड़ता है, लेकिन 95% आबादी जो है ना ये बात कभी सोचेगी ही नहीं। वो बच्चों को ख्वाजा सराओं से इतनी नफरत करा देते हैं या इतना डरा देते हैं कि वो मतलब लिटरली मैंने ये देखा है कि वो पास आते हैं ना तो बच्चे कहते हैं जी आप शीशा ऊपर करें। देखो इसमें हलीमा लूप होल्स भी हैं, इसमें लूप होल्स भी प्रॉब्लम है तो उनको जिंदगी गुजारते कितनी प्रॉब्लम होती है, आप उसकी जगह जाके सोचें। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है सफिया। अभी आप कॉल बंद करेंगे, हम इसी बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इन चीज़ों को, इन पहलुओं को हिलाने के लिए। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हलीमा की इजाज़त से मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि इसमें लूप होल्स भी हैं, क्योंकि हम जाली और असली में अब बहुत फ़र्क हो गया है, क्योंकि डराना पड़ता है। अब माहौल ऐसा हो गया है कि मैं भी करता हूँ, मैं नहीं झूठ बोलूँगा, अपनी बहन को बहुत चीज़ों से मना करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब डर लगता है, अब खौफ आता है। और ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, ये बात मान लें, ये पूरी दुनिया में ऐसा है कि आपको अब असल और नकल की पहचान बतानी है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा जो बात इन्होंने की ना फ़ोटो कॉपी की, हम उस बारे में बात करेंगे। वालिदा पुप्पी से बड़ी बदतमीजी से बात कर रही है और वो फिर बच्चों को कहती है नहीं बेटा ऐसे बात नहीं करनी, ये नहीं हो सकता। बाप तया से लड़ रहा है और वो कह रहा है बेटा आहिस्ता धीमी आवाज़ में बात करनी है, ऐसा नहीं हो सकता। जो आप करेंगे वो भरेंगे। हम इस बारे में बात करेंगे। मैम के जो सब यही कह रहे हैं कि बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। यकीनन उनका तजुर्बा इतना है कि उन्होंने बहुत सारी जो है वो चीज़ें देखी और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वापस आएंगे, मजीद इनसे सवालात पूछेंगे और उनसे भी पूछेंगे उनके साथ उनकी माँ का रिश्ता कैसा था। कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड भी हम यही बात कर रहे थे, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मैम, ये हो सकता है कि माँ बाप कुछ भी करें, कुछ भी, मैं देखें मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, हम आज की नस्ल से वो मांग रहे हैं जो हम उन्हें दे नहीं रहे, या सिखा नहीं हम रहे, दे ही नहीं रहे, और हम कह रहे नहीं वो करें। आप जब दे नहीं रहे तो क्योंकि हम हमेशा माजी से सीखते हैं, हिस्ट्री बनती क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री की गलतियों से सीखकर हम अपना फ्यूचर बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि देखिए आप यकीनन चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से काम करती है, लेकिन आप, मैं चाह रहा हूँ कि इतने सादा अल्फाजों में बात हो कि जो घर बैठे हैं वो पेरेंटिंग भी ठीक हो और बच्चों को भी समझ आए। क्या ये दुरुस्त है कि अगर माँ बाप इज्जत नहीं कर रहे हैं बच्चों की, अपने बच्चों की भी और लोगों की जो इर्द गिर्द हैं, एंड देन यू एक्सपेक्ट देम कि वो इज्जत करे, मुमकिन है ऐसे कि तरबियत ऐसे हो जा सके? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप देखें, अब ओवरऑल भी कहीं पे भी देख लें तो शायद लेस देन 10% वो डिक्टेशन को फॉलो करेंगे। वो उस तमाम बिहेवियर को जो कि आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, आपके एक्शंस हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आपका जिस तरह का घर में बिहेवियर होगा, बातचीत का अंदाज होगा, आप नमाज पढ़ेंगे, आप किसी के साथ किस अंदाज में बात करें, तो बच्चे उसको सीखते हैं, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। मुझे याद है मैं जब जॉब करती थी तो मैं अक्सर उनको डिक्टेट करती थी, नमाज पढ़ो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन उसके बाद जब मैंने, ऑफ कोर्स ये बहुत पहले की बात है, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जब मैंने करना शुरू किया कि द बेस्ट वे इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट, टू डू योरसेल्फ एंड दे विल फॉलो, बिकॉज बच्चे जो देख रहे होते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, तो उसी को फिर वो फॉलो कर रहे होते हैं। यही वजह है कि अगर आप अपने घर में मुलाजिम के साथ बदतमीजी करोगे तो आप बहुत से घरों में, मैंने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, सी यू मिसबिहेव योर चिल्ड्रन, इतनी सी एज में बच्चे को बदतमीजी सिखा दी एक बड़े के साथ, और वही बच्चा उसी काम वाले से बदतमीजी कर रहा होता है। काम वाले से बदतमीजी करना तो एक अलग बात है। ये भी नहीं सिखाते कि इनको आंटी कहना है या अंकल कहना है। इतना टिड्डा सा बच्चा है और वो इतने बड़े अंकल का जो है वो नाम ले रहा है। मेरे पेरेंट्स ने तो हमें हमेशा कहा है कि या तो आपने चाचा कहना है या आंटी कहना है या अंकल कहना है, आपने कभी नाम, इतना सा बच्चा जो है वो नाम। जैसे अभी मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, जो कॉलर है ना, ये सफिया जो है,
बिलीव यू मी, जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने इनको यही बात बोली थी। मेरे बच्चे कहते थे, छोटे थे समझ नहीं आती थी, मामा व्हाई यू गिव मनी टू दीज पीपल व्हेन गॉड हैज मेड देम पुअर, जब अल्लाह ने इनको गरीब कराया तो आप क्यों इनको देते हो? तो फिर मैंने उनको बड़ी मुश्किल से ये बात समझाई, बेटा क्या आप अपनी मर्जी से इस घर में पैदा हुए हो? क्या वो अपनी मर्जी से उस घर में पैदा हुए हैं? क्या उस फिर तो आपने शायद कहीं और पैदा होना चाहिए। जो पैसे हम दे भी रहे हैं वो हमारे नहीं है, वो उन्हीं का रिस्क है, उन्हीं का उनका एक हिस्सा है जो अल्लाह ने हमें देके टेस्ट कर रहे कि हमने कितना देना है। मौला अली का कॉल है ना कि आप दो, आपने कौन सा अपने पल्ले से देना है, उसी में से देना है ना जो आपको अल्लाह मियां ने दिया है। जी, फिर हमने ये किया कि ये एक तरीका होता है, अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिद ने हमें ये सिखाया और फिर शायद ये आगे चल रहा है। तो फिर हमने अपने बच्चों को साथ रख के उनके ज़रिए बेटा कुछ पैसे इधर देने हैं, कुछ आपने चैरिटी करनी है। बल्कि अब तो सालगिरह होती है, मेरे हस्बैंड की भी जो रिसेंट सालगिरह हुई तो हमने उसको वो पैसे सालगिरह पे खर्च करने की बजाय हमने उसका खाना किया और फिर हमने सारे लोगों को, तो मैंने फिर ये बच्चों को कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है। जब बचपन से ही आपने शेयरिंग का, देने का, हेल्प का, अल्लाह ताला को उससे फजल होता है, करम होता है, बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखाना, अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाना, मस्बत रहना, मस्बत सोच सिखाना, ये सारी चीज़ें अभी आप बात कर रही हैं, मेरे जहन में बात बहुत देर से उलझ रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की आप बात करती हैं, थोड़ा सा उसी के बारे में बात करूं। हलीमा, क्या ये डिफरेंट है कि आपके घर में एक बेटा है जो कि 7 साल का है, चले 10 साल का कर ले, और आपके घर काम वाली है वो भी 11-12 साल की है, क्या उन दोनों का एक ही घर में रहने के उनके डिफरेंट राइट्स हैं? क्या आपके बेटे पे आपका बहुत ही मुख्तलिफ हकूक़ है? क्या खाना अगर 2 बजे बेटे को चाहिए तो काम वाली को 4 बजे मिलेगा? क्या अगर नसरीन को आवाज़ दी है बेटे ने और वो नहीं आई, मामा देखे नसरीन मेरी आवाज़ पे नहीं आ रही, और नसरीन को आपने लताड़ दी है कि नसरीन पहुंची नहीं है, तो क्या कोई मुझे सिर्फ इन हकूक़ के बारे में बताइए, इन दोनों के हकूक़ में कितना फ़र्क है? हैं तो दोनों बच्चे। देखिए, ये एक्सप्लॉयटेशन है और ये अब्यूज़ भी है। अगर आप किसी स्कूल के आगे खड़े हो जाए ना, मैं बहुत दफ़ा स्कूलों के आगे भी गई, तो जितना छोटा बच्चा आप लेने के लिए माँ आई होती है उसी के एज के बराबर का बच्चा उसका बैग उठा रहा होता है, तो उस बच्चे के बराबर, तो वो उसके साथ ही चल रहा होता है और दोनों की एज भी सेम होती है। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं हमेशा ये समझती हूँ कि बाकी जितने भी हमारे मुल्क में इश्यूज़ हैं, एजुकेशन का ना होना, हेल्थ का ना होना, ये चीज़ें तो हम गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को ब्लेम कर सकते हैं और ड्यूटी बेरर्स हैं, उनका काम है। लेकिन जहाँ तक चाइल्ड लेबर की बात है, इंटायर ओनर्स सोसाइटी पे है और ख़ासकर उन लोगों पे है जो कि अफोर्ड करते हैं, जो अमीर हैं, साहिब हैसियत हैं, और वो इसको एक्सप्लॉयट करते हैं। क्योंकि छोटा बच्चे को अब सारा दिन थकाओगे, उसकी ज़रूरत नहीं है बोले मैं थक गया हूँ। उसको वेजेस कभी कभी, यहाँ तक मैंने सर्वे जो किया, 500 रुपये, बल्कि सिर्फ खाने पीने पे भी रखे हुए 5 साल 6 साल के बच्चे 1000 रुपये महीने पे। बल्कि मैं जब चेयरपर्सन थी तो कई केसेस हमारे सामने आए, बच्चे वर बीटन टू डेथ, बच्चे ने फ्रिज से खाना निकाल के खा लिया, मार दिया, बच्चे के परिंदों का पिंजरा खुला ले लिया, मार दिया। तो बहुत सारे बच्चों की बेतहाशा डेथ्स भी हुई हैं। आपने जो बात की है ना, जो स्कूल बैग वाली, कुछ नहीं आती जी, आपने कहा ना, मुझे याद आई बड़ी चीज़ें। आपने इतनी प्यारी बात की है कि वही बच्चा, दोनों बच्चों की उम्र एक है, पर उसने उसका बैग उठाया हुआ है और वो उठा नहीं रहा, और उसको आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसको भी स्कूल में दाखिल करा दे, वो भी जा सके। इस तरह तो फिर हुक्मरानों की नहीं है, हाँ। जैसे लोग वैसे हुक्मरान। अच्छा, इस तरह की बातें जब होती है ना, मैं इतने शौक में रह जाती हूँ कि मुझे आगे से बात ही याद नहीं आ रही होती कि हमने क्या करनी है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी, इम्तियाज साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सदा खुश रहिए, आबाद रहिए। चंद सेकंड ज़्यादा। हेलो, नेटवर्क ने आपको चंद सेकंड दिए, आप दोबारा से कॉल कर लें। मैं चाह रहा हूँ कि माहौल थोड़ा सा ऐसा हो गया। चीज़ से रिलेटेड करते हुए कह दूँ कि मैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं 19 से 20 ग्रेड में, मैं उनके सेशंस भी लेती हूँ जब वो प्रमोट होते हैं। जी जी, BPS 19 से 20, तो उसमें जब वो पूरा एक टॉपिक होता है, एंड में वो एक, या और भी बहुत सारे फोरम्स में जब मैं सेशंस लेती हूँ तो कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, कोई तब्दीली नहीं आने वाली, बस ये ऐसे ही रहेगा। एक बड़ा होपलेसनेस मैसेज होता है, चाहे हम चाइल्ड राइट्स की बात करें, चाइल्ड लेबर की करें, कोई भी। तो फिर मैं उनको आखिर में कहती हूँ, आपको किसने कहा आप सोसाइटी चेंज करें? आप खुद को चेंज करें, सोसाइटी खुद चेंज हो जाएगी। खुद को अगर सब अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ हमें सोसाइटी में लेके आनी है कि जो एक हर चीज़ को ना से शुरू करते हैं, नेगेटिविटी से शुरू करते हैं, तो आप खुद को चेंज करें। आप एक सोसाइटी की इकाई हैं, मुआशरा खुद ब खुद है तो गलत बात, लेकिन क्योंकि लाइटर नोट पे
मैम से पूछते मैम का माँ के साथ रिश्ता कैसा था, कि बिल्कुल आपका कैसा था, कैसी माँ के साथ कैसा लगा? तो कि मैं और रीमा बताते थे कि मैं तो ऐसे अम्मा को वेस्ट से पकड़ता था और मुझे कंघी करती थी। हलीमा को तो सिर्फ मार पड़ी अम्मी से। अच्छा, मेरा वैसे थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। मेरा मेरे वालिद के साथ बहुत क्लोज रिश्ता था। अच्छा। मेरी अम्मी बताती है मैं 3 महीने की थी तो मुझे काला बाग ले गए कोर्ट में डाल के, तो मुझे 7 फीडर तो मुझे साथ रखते थे और मैं शायद 4, 5, 6 साल थी, मुझे धुले हुए कपड़े भी नहीं पहनाते थे। फिर मेरी दादी बहुत डांटती थी कि ये तो बड़ी गलत बात है, फिर छुपा के रखते थे और बाकी फिर मेरे भाइयों को पहना देते। तो मुझे मेरे अबू ने बहुत बहुत क्लोज रखा और बहुत लाड करते थे, बहुत कॉन्फिडेंस देते थे। हालांकि मेरी गांव से हूँ जहाँ पे बच्चियों को बहुत अर्ली मैरिज करा दी जाती है, पढ़ाया भी नहीं जाता। तो मेरी ये पढ़ाई शढ़ाई भी मेरी उन्हीं के सर पे, मैंने उस स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया। बड़ी नाराजगियाँ हुई फैमिली में, लोगों ने छोड़ भी दिया कि डांटता ज़्यादा कौन था, मामा पापा? मार तो आपको नहीं पड़ी होगी, मुझे लग रहा है you guys are too modern to get मार। हमें बड़ी पड़ी है। मेरे बाद फिर 4 भाई थे तो मुझे डांटता कोई नहीं था, कोई अम्मी तो डांटती नहीं थी। अम्मी को तो डांटना कभी जिंदगी में आया ही नहीं। एक्सट्रीमली सॉफ्ट वुमेन, एक्सट्रीमली सॉफ्ट। बड़ी उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी बस बच्चों को स्कूल में पढ़ाइयाँ बस करें, मेरी बेटे ये बने, मेरी बेटी ये बने, बस वो एक एस्पायरिंग मदर। आपके माँ बाप को देख रहे बच्चा अडॉप्ट करने के लिए? मैं वैकेंसी अप्लाई वॉलंटियर कर रहा हूँ, मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ। तो ये है कि एक मुझे याद है, अक्सर मैं अपने वालिद को भी कहती, मुझे मना तो किया करें किसी काम से, तो वो कहते थे बेटा मुझे तुम पे बहुत कॉन्फिडेंस है। तो इतना, और फिर वो बहुत चैरिटी बहुत करते थे, यकीन कर लें उस वक्त वैसे मैं लड़ती थी उनसे। तो मुझे एक जुमला बोला करते थे कि मुझे पुत्री कहते थे ये सब इधर ही रह जाना है बेटा, यही काम आना है। तब भी मैं लड़ती थी, छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वक्त के साथ पता चला कि ही वाज सो वाइज। जब वो फौत हुए तो बहुत सारी दुनिया आई तो उसे वही बातें कर रही थी, यार ये हेल्प करते थे, पता ही नहीं चलता था। अफशीन जी मैं आपको बताऊं, ये लोग इनसे मैं ये मशवरा है मेरा सबको, आपको कोई परेशानी आई, आपको पैसों की कमी आई, आपके पास 20 रुपए, आप 10 रुपए सदके के दे के देखें, आप देखें अल्लाह ताला कैसे मदद करता है। दिस इज अ बिगेस्ट। बिल्कुल हमारे साथ जी ये फार्मूला है, वैसे ये सच फार्मूला, और ये फार्मूला ये हमने अप्लाई भी किया हुआ, मैं करता हूं अप्लाई। ओए होए यस, दिस इज इंस्टेंट। ऐसे जितने आप देते हैं ना उससे मेरे ख्याल से 4-5 गुना ज़्यादा आ जाते हैं आपके पास। अब्दुल्ला जी हमारे साथ गुजरांवाला से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसकी लग रहा है अभी हुई है मॉर्निंग। हाँ। जी बेटा बोले। अब्दुल्ला मुंह हाथ धो के कॉल कर ले रही थी, तुम तो आधी नींद में अभी। नहीं मैं उठा हुआ हूँ। क्या आप कहना चाह रहे हैं बेटा चंदा? वो मैंने पूछना था कि मेरी बहन ने दिन पोएम सुनाई थी, कैसी थी? बहुत अच्छी थी। अब तो मेरे सीने पे भी मैंने लिख के लगा दिया, बहुत अच्छी थी। 6 दफा पूछा तुमने, तो जब से उसने पोएम पढ़ी है, अजाब डाल दिए तुम्हें हमारी जिंदगियों में पोएम के बाद। अब्दुल्ला यहाँ पीछे लिख के लगा देते हैं, बहुत अच्छी पोएम पढ़ी थी। ज़ारा को बहुत सारा सलाम, कुरतलैन को बहुत ज़्यादा सलाम, मारिया को बहुत ज़्यादा सलाम। हमारे चारों के नाम ले लें। मारिया, अब्दुल्ला, सलमान, ठीक है? थैंक यू। यू वेलकम। फूक भी दिया हमने, इंशाल्लाह फाका होगा। शुभ शुभ, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी पोएम पढ़ी, बहुत ही अच्छी पोएम, बहुत ही अच्छी पोएम। अब ना पूछना अब्दुल्ला। अब यकीन नहीं आ रहा जिस तरह से आप बोल रहे हैं। बस थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है आजकल, रोज ये मैं ओए होए पढ़ी है मुझे। उसकी वजह ये है कि देखें 48% जो पॉपुलेशन है ना इस मुल्क की, वो बच्चों पे, यूथ पे है, और अफगानिस्तान के बाद पूरे साउथ एशिया का यंगेस्ट कंट्री पाकिस्तान। यस, तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। बाकी ममालिक में तो देखे ना इतनी बूढ़ों की तादाद बूढ़ों की है, और जापान तो मिनते कर रहे हैं जवान भेज दो। लेकिन इसका दूसरा रुख, अगर हमने उनके पोटेंशियल को टैप ना किया, इनको प्रोटेक्ट ना किया, इनको सिक्योर ना किया, इनको सपोर्ट ना किया, तो ये डबल एज सोर्ड है। ये आपके यहाँ अंगूठा रखेंगे, फिर माफ नहीं करेंगे। मैम तो जो बात मैंने शुरू में कही थी कि लॉज मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, रीजन क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए मेरा अब चूंकि तजर्बा भी हो चुका है, मैं उस सिस्टम का हिस्सा थी और चेयरपर्सन थी, और मैं एक मॉनिटरिंग ओवरसाइट बॉडी को हेड कर रही थी, और पूरे मुल्क में इसमें कोई 18वीं तरमीम भी नहीं थी कि जी फेडरल से बाहर नहीं है। तो ओवरऑल 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे गवर्नमेंट के हवाले से भी हैं। एक तो सबसे पहले 10 साल पहले कहते थे लॉज नहीं है, अब इस मुल्क में बच्चों के लिए 110 से ज़्यादा लॉज मौजूद हैं।
अच्छा, आम शहरी को नहीं पता, कानून बन जाए वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके रूल्स नहीं बनते। तो बहुत सारे कवानीन के रूल्स ही नहीं होते, रूल्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कि ये लॉ कैसे इम्प्लीमेंट इस तरह से इम्प्लीमेंट ये आम लोगों को नहीं पता होता, बस वो सिर्फ लॉ की बात कर देते हैं। और रूल्स बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे दौर में हमने केपी में बहुत ज़ोर दे के रूल्स बनवाए, बलोचिस्तान के मेरे एंड टेन्योर में हम गए और पूरा रूल्स का ड्राफ्ट कंसल्टेशन से बना के, जब तक वो नहीं होते ना, लॉ को आप बस एक इतना लेटर एंड स्पिरिट में नहीं कर सकते। लॉज का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के बाद उस लॉ के मुताबिक अदारे होने चाहिए। तो इस वक्त जो मुल्क में लॉज तो बन गए, जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए कि मुल्क के अंदर बच्चों के हवाले से अदारे हों। इस वक्त हर सूबे में एक एक कमीशन या अदारा मौजूद है, वो काफ़ी नहीं है। पंजाब में ब्यूरो है तो पंजाब की 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ब्यूरो 7, 8 या 9, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसीलें होती हैं, फिर गांव होता है। तो आपका जो अगर मैं फ़र्ज़ कर ले कह दूँ कि मुजफ्फरगढ़ में बैठे हुए बच्चे को कैसे पता कि मैंने इस्लामाबाद में मुझे मसला हुआ है, मैंने कॉल करनी है कमीशन में, NCRC में, जिसकी मैं फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ, या मैंने लाहौर के शहर में इस अदारे को करना है। तो जिनके लिए आप काम कर रहे होते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि गरीबों को। आप मुझे बताएं, आपके पास एक बच्चा आ जाए या आपके पास कोई औरत आ जाए, बाजी मुझ पे ये तशद्दुद हुआ, आप कहाँ, आपको खुद नहीं पता आपने कहाँ करना है। मुल्क में हेल्पलाइंस बना दी जाती हैं, हेल्पलाइन उस अदारे के अंदर होती है, उसका कनेक्ट नहीं करते कि उस हेल्पलाइन ने बाकी अदारों के साथ, जैसे कि इस हेल्पलाइन आई तो उस हेल्पलाइन ने उससे लीगल सपोर्ट देनी हो, मेडिकल सपोर्ट देनी हो, जुडिशरी के साथ लिंक करना हो, तो वो कनेक्टिविटी जिसको रेफरल कहा जाता है वो भी मौजूद नहीं है। तो एक तो अदारों का होना, और ये क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात, आप मेरी पूरी हिस्ट्री उठा लें पिछले 3 साल की, जब बजट्स बनते हैं कोई काम तब तक नहीं हो सकता जब बजट एलोकेशन ना हो। आखिरी दफ़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन पे जो नेशनल एक्शन प्लान बना था 2007 में, वो भी बहुत वीक था। आखिरी दफ़ा जब सर्वे हुआ था चाइल्ड लेबर पे 1996 में, अभी जाके पंजाब और गिलगित में हुआ है, अभी उसको आगे उसका फर्दर कैसे प्लान करना है वो डिसाइड नहीं हुआ, बाकी सूबों में अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो जब तक आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप कैसे कराची पहुंचेंगे? तो जब बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है तो अच्छा, अब फिर अदारे भी जो एक एक हैं, आप उनके हालात देख लें, अदारों के पास बजट ही नहीं है। जब तक बजट एलोकेशन नहीं करेंगे, उनको ह्यूमन रिसोर्स नहीं देंगे, उनको टेक्निकल कैपेसिटी नहीं होगी, आपके टीवी चैनल में आपके पास बजट नहीं होगा, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, आपके पास टेक्निकल कैपेसिटी नहीं होगी, आप मुझे चला के दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये बातें आम लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि कभी कभार जब मीडिया पे हम इश्यूज पे बात करें तो उस इंसिडेंट पे बात करने के साथ साथ इशू और उसके जो कॉजेज हैं उस पे बात करें, ताकि रिलेट हो, जो अकाउंटेबल हैं उनके कान खड़े हों। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें अभी जो मैंने पहले बात की कि मुआशरे में तब्दीली तब आती है जब शऊर आता है, जब अवेयरनेस आती है। हम तो चाहेंगे माजरत के साथ, क्योंकि वक्त हमारे पास क्योंकि अब खत्म होता जाता है, आपसे इतनी यकीनन आपके पास इतना नॉलेज है, पर आपको पता है घड़ी की सुइयां जो है ये साथ नहीं देती, क्यों? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मैम आपके आने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो डिटेल में लॉस पे बात करेंगे आप लोगों से। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।